ॐ अग्ना विष्णु सजोषसे मा वर्धन्तु वां गिरः द्युम्नेर्वाजेभिरागतं वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसीतिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च म आधीतञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च म ओजश्च मे सहश्च म आयुश्च मे जरा च म आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि च मे स्थानि च मे पुरुगुंषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च म आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे मश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्रागुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे त्विषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यश्च मे सुगं च मे सुपथं च म रिद्धं च म रिद्धिश्च मे लिप्तं च मे लिप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नु कामश्च मे कामश्च मे सोमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रवणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे चात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरञ्च मे लयश्च मृतञ्च मे मृतञ्च मे अयक्षं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे अनमित्रं च मे भयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे ऊर्चं च मे सुनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सन्दिश्च मे सपीतिश्च मे कृशिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च म औदिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभू च मे प्रभू च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे अक्षितिश्च मे कूयवाश्च मे अन्नं च मे शुच्च मे व्रीहश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्राश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मेणवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीव्राश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिर्यश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे सीसं च मे त्रपुश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे निश्चम्य आपश्च मे विरुधश्च म औषधयश्च मे कृष्टपच्यं च मे कृष्टपच्यं च मे ग्रामयाश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च म ऐमश्च म इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म इन्द्रश्च मेऽश्विनौ च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथ्वी च म इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे मूर्धा च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे अगुंशुश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे धिपतिश्च म उपागुंशुश्च मेऽन्तर्यामश्च म
ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म ऋतुग्रहाश्च मेति ग्राह्याश्च म ऐन्द्रगणश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पोषणश्च मे पात्नीवतश्च मे हारियोजनश्च मे इद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिष्ण्याश्च मे सृचश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मे दिशवणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतभ्रच्च म आधवनीयश्च म आग्नीध्रञ्च मे हविर्धानञ्च मे ग्रहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे भ्रतश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथ्वी च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरी रङ्गुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां मृक्च मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च म ऋतुश्च मे व्रतञ्च मे होरात्रयोर्वृष्टया बृहत्थन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे द्वितीयवाच्च मे द्वितीयोहि च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवसश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्योहि च मे पष्ठवाच्च मे पष्ठोहि च म उक्षा च मे वशा च म ऋषभश्च मे वेहच्च मे नडवाञ्च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां पानो यज्ञेन कल्पतां व्यानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पताकुष् श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाग् यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे त्रिस्तश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश्च मे षोडश्च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्व प्रसवश्चापिजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धा च व्यश्निश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भौवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इडा देवहुर्मनुर्यजनीर्बृहस्पतिरुक्थामदानि शगुंसिषद्विश्वे देवा सूक्तवाचः पृथिवी मातर्माहि गुंसीर्मधु मनिष्ये मधु जनिष्ये मधु वक्ष्यामि मधु वदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासगुम् शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तम्मा देवावन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और ओम नमो भगवताय रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। अर्चना जी, बबीता जी, प्रेमनाथ जी, स्वामी जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। अभी तक बहुत कम लोग जुड़े हैं, शायद वो सोचते हैं कि अभी तो स्तुति चल रही है तो बाद में जुड़ेंगे, ऐसा लोग सोचते हैं, इधर उधर ब्राउज करते हैं फिर आते हैं। एनीवेज, तो मैं तो अपना ये छोटा ही रखूंगी।
और मेरे पास और भी मटेरियल आया है। अब वो मालिश वाले की चिट्ठियाँ आ गई हैं। जो कल जो हमारा था सरोज जी आपको भी राम-राम। कल जो हमने स्ट्रीम किया था उसके ऊपर कि कैसे जो चीफ इंजीनियर भारत है, उसने उसके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा है। जगदीश जी आपको भी राम-राम। और वो 15 साल से मालिश करवा रहा है। सतीश कुलकर्णी जी, डव जी, महेश्वरी सिंह जी आप सभी को राम-राम। तो उसी का पार्ट 2 करेंगे क्योंकि मेरे पास और भी मटेरियल आ गया है। तो जो कल हमने देखा था शॉर्ट में कि जो चीफ इंजीनियर भरत है वो 15 सालों से मालिश करवा रहा था और मालिश वाला ने वीडियो बना लिया उसका और वो कहने लगा कि मालिश वाला उसको ब्लैकमेल कर रहा है। मालिश वाला कहने लगा कि वो उसके साथ जो है वो यौन शोषण का मामला उसने दायर किया था। ये हमने कल देखा था। अब आज देखते हैं आज का क्या है। क्या बीके भरत अभी भी संस्था में बना हुआ है? यदि हाँ, तो उसको निकाला क्यों नहीं जाता जैसे इतने पुराने भाई-बहनों को निकाला गया छोटी-छोटी बातों की वजह से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सतीश जी। बहुत सारे कैथोलिक जगहों पर तो लोगों को ट्रांसफर कर देते हैं। जब यौन शोषण का मामला आता है, तो ब्रह्मकुमारी वाले भी जहाँ तक मुझे पता है, वो नाम बदल के दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं और शायद अच्छे वालों का तो नाम नहीं बदलते होंगे। तो देखिए मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, एक अखबार की कटिंग से दिखाती हूँ आपको। मैं हमेशा प्रमाणों से ही बात करती हूँ, अपने मन से कुछ भी बात नहीं करती हूँ। तो जो लोग यूट्यूब पर मेरे को कमेंट्स छोड़ते हैं या मेरे को मैसेजेस करते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि ये सारी बातें मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि मेरे पास जो प्रमाण आए हैं, उसके अनुसार मैं कह रही हूँ। तो मैं आपके साथ जो आज के प्रमाण हैं, वो शेयर करूँगी। बहुत लंबी वीडियो नहीं रखना चाहती हूँ। तो सबसे पहले इस पर देखते हैं, मैंने ये शेयर किया है। हाँ, ये अखबार की कटिंग है और आप देख सकते हैं ये माउंट आबू रोड भास्कर दैनिक भास्कर जो वहाँ पर आता है, वहाँ उसी की ये रिपोर्ट है। तो विवाद समाधान कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब हमने ये भी बता दूं कि कल हमने 20 पॉइंट पढ़े थे भारत के खिलाफ, जिसमें कि 1 मिनट का कल का वो कर देती हूँ समराइज। तो जो 20 पॉइंट थे उसमें से मेन पॉइंट्स यही थे कि जो चीफ इंजीनियर भारत है वो बड़ा विलासिता ऐश्वर्य पाना चाहता है। उसने छोटी छोटी लड़कियों को सेंटर पे रखा है। वो बहुत सारे निर्माण करके भवन बनाता है और हर भवन के अंदर अपने लिए कमरे रख लेता है। कुछ कमरे उसने अपने परिवारजनों के लिए भी रखे हुए हैं और उसने नदी के ऊपर भी बना रखा है। तो वो जो है वन विभाग के साथ भी उसका गड़बड़ी चल रही है और वो बहुत तरह के विलासितापूर्ण कार्य करता है और घूसखोरी में उसका नाम है। ऐसे करके 20 पॉइंट्स जो हैं उसके खिलाफ और इन्वेस्टिगेशन जो उसने पैसे खाए हैं, ऐसे 4 पॉइंट तो उसके खाली पैसों के इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स थे। एक पॉइंट उसके लड़कियों के जो उसने सेंटर पे रख रखी हैं उसके ऊपर था। इस प्रकार 20 पॉइंट हमने देखे थे। अब ये मैनेजमेंट कमेटी को वो लेटर गया था। अब यहाँ पर देखते हैं, विवाद समाधान कमेटी की रिपोर्ट के बाद बीके भरत को अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की सेवाओं से निलंबित किया। ये ब्रह्म कुमारी ने लिखा है, लगता है ऐसा। भरत भाई ने युवक के खिलाफ कराया था ब्लैकमेलिंग का मुकदमा। युवक ने भी लगाए थे यौन शोषण के आरोप। ब्रह्म कुमारी संस्थान के इंजीनियर बीके भरत का वीडियो बना ब्लैकमेलिंग करने का और इसके बाद उन पर यौन शोषण का आरोप लगने के बाद, इसको मैं बड़ा करके ना लाइन बाय लाइन चलती हूँ। यौन शोषण का आरोप लगने के बाद संस्थान की ओर से बनी कमेटी के सुझाव के बाद उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है सतीश जी की आंसर आ गया है कि कार्य मुक्त कर दिया गया है। यहाँ पर मैं 1 मिनट का ब्रेक लेती हूँ और आपको ये बताती हूँ कि मैंने जो है वीरेंद्र देव दीक्षित के ऊपर पहले एक स्ट्रीम करी थी, बहुत पहले, जब मैंने ब्रह्म कुमारी के ऊपर करना शुरू किया था। जब मैंने लेखराज के ऊपर भी इतना ज्यादा नहीं पढ़ा था, तो मेरे नजर में वीरेंद्र देव दीक्षित आया, जो कि महापापी था और 2 लड़कियों को उसने किडनैप किया और उनके साथ सेक्स करके उनको बोलता था कि लाओ मैं तुम्हें जगदम्बा बनाऊं।
तो मैंने उसके खिलाफ एक स्ट्रीम करी, तो मेरे पास तुरंत ब्रह्म कुमारी इसका एक बंदे ने मुझे कांटेक्ट किया और बोला कि देखो, हमारा इस बंदे से कोई भी लेना देना नहीं है। हमने जो है एक लेटर जारी किया है जिसमें हमने कहा है वीरेंद्र देव दीक्षित डज नॉट बिलोंग टू ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लोग तो बहुत जल्दी, जो कोई अगर जिनका पाप सामने आ जाता है, ये उससे तुरंत हाथ झाड़ लेते हैं। ये वैसे ही बात है, अब देखो जो गवर्नमेंट है वो हमारे यहाँ स्पाइस को भेजती है, हाँ वहाँ, तो वो अपनी जान पे खेल के जाते हैं, और जब वो फंस जाते हैं तो गवर्नमेंट कह देती है कि ये हमारे बंदे ही नहीं थे। ये वैसा ही कुछ बात है कि ये ब्रह्म कुमार जो हैं, ये अपनी जान पर खेलकर ब्रह्म कुमारीज में जो भी यौन शोषण तो चलता ही रहता है, वहाँ ये आम बात है, और ये उसको माइंड नहीं करते हैं। जहां तक मेरी रिसर्च मैंने की है, मुझे यही निष्कर्ष निकला है कि ब्रह्म कुमारी में जो भी यौन चीजें चलती रहती हैं, उनका सब दादियों को पता है, और जो गुंडागर्दी और यौन शोषण चलता है वो सबको पता है। यहाँ तक कि जो दीदियां हैं सेंटर्स की, वो अपने भाइयों के लिए लड़कियां भी ढूंढती हैं। ऐसे भी कई जो मेरे पैनल पे लड़कियां आई और उन्होंने जो बयान दिए, उससे यही पता चलता है कि ये लोग असिस्ट करती हैं, और हर एक का पार्टनर जो है एक होता है वहां पर, और लिविंग टाइप का रिलेशनशिप चल रहा है। और ये सोचते हैं कि ये ब्रह्म, एज लॉन्ग एज ये जो है इंटरकोर्स नहीं करते, तब तक तो ये लोग जो हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करते ही हैं, चाहे उसके अलावा इनके सारे दिमाग में सारे दिन जो है वो यही घूम रहा है। एनीवेज, तो बात ये है कि ब्रह्म कुमारी संस्था जो है वो फौरन एक लेटर इशू कर देती है, जब जब कोई पकड़ा गया है वो फौरन एक लेटर इशू कर देते हैं और बोल देते हैं कि ये तो ब्रह्म कुमारी संस्था का पर्सन ही नहीं है। और अगर वो जाना माना पर्सन है तो एक लेटर इशू करके बोलते हैं कि भाई अब से ये इससे को सेवा मुक्त किया जाता है, निलंबित किया जाता है। अब आगे चलते हैं। तो कमेटी के सुझाव के बाद उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है। वहीं संस्थान की ओर से पुलिस से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। दरअसल कुछ दिनों पूर्व एक युवक ने संस्थान की मैनेजमेंट कमेटी ने 5 सदस्यीय एक विवाद सम ये कैसे है, अच्छा यहां से है, सॉरी, वो तो ऊपर का वो है। युवक ने संस्थान के चीफ इंजीनियर बीके भरत भाई का वीडियो वायरल करने के एवज में रुपए मांगे थे, जिसके बाद उनकी ओर से ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज करवाया गया था। वहीं युवक की ओर से भी बीके भरत भाई पर यौन शोषण का मामला दर्ज कराया गया था। इस पर संस्थान की ओर से तुरंत ही उन्हें निलंबित कर कार्यमुक्त कर दिया गया था। इसे लेकर विवाद समाधान कमेटी का गठन किया गया, जिसने भरत भाई को लंबी छुट्टी पर भेजने का प्रस्ताव, यानी लंबी छुट्टी पर भेजा है, यानी सस्पेंड किया है, कोई फायर नहीं किया है, मैनेजमेंट कमेटी को सौंपा, यानी कि अब वो वेकेशन एंजॉय करेगा, क्योंकि वो तो वैसे भी वॉलंटरी काम करता था बीके के लिए। तो अब तो भाई उसके मजे हो गए, अब तो वो उसको पिकनिक, लंबी छुट्टी हो गई। इसके बाद कमेटी की ओर से यह निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि सदर पुलिस की ओर से 2 दिन पूर्व ही ब्लैकमेलिंग के मामले में देवेश को गिरफ्तार किया गया था। तो ये एक और भी बंदा आ गया है, देवेश। अब देखिए यहाँ पर कौन है, ये भी है एक बीके करुणा ने निकाला है। मामले का निस्तारण नहीं होने तक रहेंगे छुट्टी पर। संस्थान की, यानी छुट्टी पर रहेंगे, वो तो छुट्टियां एंजॉय कर रहेगा। तो सतीश कुलकर्णी जी का मैं जो है जवाब दे रही हूँ कि वो तो छुट्टी एंजॉय करेगा, वो कोई उसको सेवा उसको जो है खारिज नहीं किया गया है, छुट्टी पे है वो अभी। संस्थान की मैनेजमेंट कमेटी ने 5 सदस्यीय एक विवाद समाधान कमेटी का गठन किया था। विवाद समाधान कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट मैनेजमेंट कमेटी को सौंप दी, जिसमें पूरे मामले के निस्तारण तक बीके भरत भाई को अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय परिसर तथा उनकी सेवाओं से कार्यमुक्त करने का सुझाव दिया गया था। इसी के बाद मैनेजमेंट कमेटी ने बीके भरत भाई को पूरे मामले के निस्तारण होने तक संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय तथा उनकी सेवाओं से कार्यमुक्त कर मुख्यालय से बाहर लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। अब बीके करुणा अपना यहाँ पर
उन्होंने अपॉर्चुनिटी ली कि यहाँ पर ब्रह्म कुमारी के बारे में जो है थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करें, तो उन्होंने लिख दिया है कि ये तो एक आदर्श जीवन है और श्रेष्ठ मानवीय मूल्य है। क्योंकि आप इस न्यूज को समझ के ये ना इनका जान जाएं कि भाई यहाँ ये पूरा संस्था ही ऐसी है और यहाँ पर बहुत लोग इस काम में लगे हैं, बल्कि आप सोचें कि ये एक बंदा था जो ऐसा गंदा था। संस्था तो फिर भी अच्छी है। इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना की जांच होने तक बीके भरत भाई को निलंबित किया जा चुका है। इसके साथ ही मैनेजमेंट कमेटी ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए ब्लैकमेल कर संस्थान की छवि खराब करने वाले देवेश, यानी मालिश वाले का नाम देवेश है, तथा गुरविंदर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीके करुणा मुख्य प्रवक्ता ब्रह्म कुमारी संस्थान। तो देखिए, ये बीके करुणा वो है जिसके नाम जो है मालिश वाले ने एक चिट्ठी लिखी और उसने पूरी बातें इसको लिखी कि ये बीके भरत जो चीफ इंजीनियर है ये क्या काम करता था। तो अब देखते हैं कि उसने चिट्ठी में क्या लिखा है। उसकी चिट्ठी पढ़ते हैं जरा और इस रहस्य को जानते हैं कि उसने क्या आरोप लगाए हैं इस बीके भरत पर। मूर्ति क्या लिख रहा है? प्रीति जी, आपको लॉ का ज्ञान लेना चाहिए। मूर्ति जी, मुझे क्या करना है ज्ञान लेके? मुझे तो केवल सत्य बोलना है, जो प्रमाण है वही मैं सबके सामने लाके पढ़ रही हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं कह रही हूँ। प्रमाण से स्वयं आप लोग जज कर सकते हैं कि क्या बात है, क्योंकि कोई भी यहाँ उल्लू तो है नहीं। तो चिट्ठी का फर्स्ट पेज ये है। परम आदरणीय करुणा भाई जी, ओम शांति। मैं देवेश मुक्ता पीके कॉलोनी में परिवार के 15 साल से निवास करता हूं। यानी ये मालिश वाला भी ब्रह्म कुमार है। अतः 3 साल से मैं मेडिकल लाइन से जुड़ा हूं एवं मसाज करता हूं। संस्था यज्ञ से जुड़े शांतिवन, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर के सभी भाइयों। अरे वाह! यानी कि यहाँ पर सारे ब्रह्म कुमारी इससे लेते हैं। 50 से 60 भाइयों को मसाज द्वारा सेवा करता हूँ। वाह वाह! आपके दान का पैसे से यहाँ पर 50 से 60 युवक मसाज कराते हैं डेली। ये कोई शारीरिक श्रम ऐसा तो कर नहीं रहे हैं कि बड़ी मजदूरियां कर रहे हैं जो इनको बड़ी मसाज की जरूरत है। तो ये लोग 50 और 60 भाइयों की ये सेवा करता है मसाज से। अब बताइए, ये लोग आपके पैसों का मसाज में यूज कर रहे हैं, तो क्या ये पैसों का दुरुपयोग नहीं है? आगे पढ़ते हैं। सभी भाइयों, 50 से 60 भाइयों को मसाज द्वारा सेवा करता हूं। पिछले करीब 2 साल से यज्ञ के बीके भरत भाई जी, चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के मसाज द्वारा सेवा करता था। लेकिन यानी 2 साल से ये कर रहा था भरत की। लेकिन करीब 1 साल में बीके भरत भाई केंद्रीय सचिव मुझसे मसाज के साथ अप्राकृतिक तरीके से अश्लील चीजें करने को विवश करते थे और न करने पर फोन व भाइयों द्वारा बुलाया जाता था। यानी कि इसने अभी ये बात कही है कि ये अप्राकृतिक सेक्स करने की डिमांड करता था और ये जो मसाज वाला देवेश है, अगर ये ना जाए तो किसी को भेजता था उसको बुलवाने के लिए। सतीश जी, यहाँ पर 50 से 60 ब्रह्म कुमार जो हैं अपनी मसाजें करवाते हैं देवेश से। मसाज करना तो देह अभिमान हुआ। देखिए, देह अभिमान तो नहीं हुआ, ये विलासिता में आया। जो मतलब आप धन का प्रयोग जो है अपनी विलासिता में कर रहे हैं। अपने आप को पैम्पर करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चूंकि आप दूसरों के डोनेशन का पैसा आध्यात्मिकता के लिए ले रहे हैं, उस पैसे से आप अपनी आपको जो है मसाज करवा रहे हैं, जबकि आप एक कोई शारीरिक परिश्रम जो है वो मानव कल्याण के लिए नहीं कर रहे हैं, तो इसे विलासिता का धन ही समझा जाएगा। देह अभिमान जो है वो ये हुआ जिसको अपनी देह पर बड़ा घमंड है, यानी अपने सौंदर्य पे, अपने गठीले व्यक्तित्व पर जो जिसको है वो उसको बोलेंगे। और देखिए, अभिमान शब्द जो है वो पॉजिटिव शब्द है। जो अभिमान होता है वो हमेशा
गर्व से रिलेटेड है। गर्व एक पॉजिटिव वर्ड है और अभिमान भी एक पॉजिटिव वर्ड है। हर एक पर्यायवाची का एक अलग अलग हल्का हल्का मीनिंग फर्क हो जाता है। तो देहांकार, तो जो जिसको देह पर अहंकार है, अहंकार जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है। तो जिसको अपनी सुंदरता का, अपने मसल्स का, अपने शरीर के सौंदर्य का, फिजिकल अपीयरेंस का जो घमंड होता है उसको देहांकार, अहंकार बोल सकते हैं। देह अहंकार, देहांकार, ये करेक्ट वर्ड हुआ। और ये जो वर्ड है देह अभिमान, ये गलत वर्ड है, क्योंकि अभिमान एक पॉजिटिव वर्ड है और ये अच्छी चीजों पर हमें अभिमान होता है, मतलब हमें प्राउड फील होता है उस सेंस में। मतलब इंग्लिश में तो मेरे को देखना पड़ेगा कि प्राउड के पर्यायवाची, लेकिन ये उस तरह देश पर अभिमान होता है उस सेंस में। तो यहाँ पर हिंदी ये जो वर्ड है, वैसे भी ब्रह्म कुमारियों की हिंदी तो बहुत अच्छी है ही नहीं, गलत गलत हिंदी बोलती हैं लोग। जैसे कदाचार, कदाचार कोई वर्ड ही नहीं होता हिंदी में। तो हिंदी डिक्शनरी में कभी आपको कदाचार वर्ड मिलेगा ही नहीं। सदाचारी होता है, दुराचारी होता है, कदाचारी कोई भी नहीं होता। तो इसलिए ये ब्रह्म कुमारी गलत हिंदी प्रयोग है। तो ये शब्द ही गलत है, देह अभिमान। और ये एग्जाम्पल देह अभिमान का नहीं है, ये विलासिता का है। दूसरों के धन का प्रयोग अपने ऐश्वर्य के लिए करना, अपने विलासिता के लिए, आराम के लिए, अपने आलस्य आराम के लिए। एनीवेज आगे चलते हैं। तो अश्लील चीजें करने को विवश करते थे और न करने पर फोन व भाइयों द्वारा बुलाया जाता था। यानी कि अगर ये बंदा ना आए अप्राकृतिक सेक्स करने के लिए, तो फिर ये इसको भाइयों को भेजकर या फोन पर बोल के बुलाता था। यह काम एक सप्ताह में 3 बार किया जाता था, यानी कि ये लोग रोज मसाज कर रहे हैं। ओ माय गॉड! तो हफ्ते में 3 बार ये करवा रहा है। टाइम 8:30 से 10:15 तक, यानी कि अरे बाप रे, इतने घंटे का कहाँ मसाज होता है। मसाज तो 1 घंटे से ज्यादा का नहीं होता, चलो 1.5 घंटे का मान लो। ये 8:30 से 10:15 बजे तक लगभग 2 घंटे से 15 मिनट कम, 1 घंटा 45 मिनट का। तक नाइट में, मतलब रात को मसाज करके सो रहा है। अश्लील चीजें न करने पर संस्था से निकाल देना एवं जान माल काम को बंद करना, मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते थे। यानी कि अगर ये ना करे तो इसको बोलते थे कि तेरा काम बंद करवा देंगे, तेरे परिवार को हानि पहुंचाएंगे। वह मेरे मालिश के कार्य का उचित मेहनताना नहीं देते थे, यानी कि इसको फ्री का समझ रखा था, ये इससे फ्री में मालिश करवा रहे थे। और मुझसे कई तरह की, अब ये वाला पेज है कि ये वाला पेज है, हाँ ये वाला पेज है, कई तरह के आप अप्राकृतिक मैथुन किया करते थे। अब यानी कि ये अननेचुरल मास्टरबेशन किया करते थे। राव में, ये क्या लिखा है, रात में, शायद ये पता नहीं, रावम में मानसिक रूप से दुखी एवं में मानसिक रूप से दुखी, प्रताड़ित एवं विवश होकर अपनी जान एवं परिवार की सुरक्षा के लिए मैंने सबूत के तौर पर उनका वीडियो बनाया। अच्छा, तो इसने इसलिए वीडियो बनाया है। तो चलो, मैंने पार्ट 1 में मुझे ये सब नहीं पता था, तो मैंने कहा कि भाई इसने ब्लैकमेलिंग के लिए बनाया है, तो हो सकता है इसने सबूत के लिए बनाया हो। मैं अपने आप को करेक्ट करती हूँ। लेकिन जिसमें मेरी मंशा, यज्ञ व संस्था को हानि व नुकसान पहुंचाना कदापि नहीं है। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि ऐसा ना हो। लेकिन इस समय कुछ भाइयों की वजह से यज्ञ को कोई भी मेरे कारण कोई नुकसान व हानि ना हो। लेकिन बीके भरत भाई
केंद्रीय सचिव मेरे घर पर उन्हीं के डिपार्टमेंट से कुछ व्यक्ति अनूप भाई, नितिन भाई द्वारा घर में आकर मेरे माता पिता को मुझे धमकी दी गई तथा 2 दिन बाद वकील द्वारा नोटिस पहुंचा घर पर। इन चीजों के कारण मेरे पिताजी का बीपी हाई हो गया, जिसमें तबीयत खराब चल रही है। मैं इन सब चीजों से आहत होकर मैं पुलिस स्टेशन में मेरे साथ हुए कृत्य की प्राथमिक रिपोर्ट करने जा रहा था, लेकिन मेरे परिवार एवं शुभ चिंतकों के परामर्श के बाद मैंने यहाँ बात यज्ञ की पवित्र आत्मा के समझ बात रखना उचित समझा, ताकि यज्ञ की बात बाहर न जाए एवं संस्था की बदनामी ना हो। यही मेरी मंशा है। लेकिन बीके भरत भाई जी ने कानूनी कार्रवाई करके मुझे विवश कर दिया है, किंतु मैं आपसे इस संदर्भ ये उम्मीद करता हूं कि आप मेरा सही मार्ग दिखाएंगे। धन्यवाद। ओम शांति। और इसका मोबाइल नंबर दिया है इस मालिश वाले का। तो अब मैं आपको बताऊं ये बात कि ये एक बड़ी कॉमन गलती है जो मैंने अपनी लाइफ में की, कि भाई उसी बंदे से शिकायत कर दो जो उसी के टाइप का हो, ताकि वो अपने बंदे को समझा दे और ये चीज रुक जाए। पर ऐसा नहीं होता। देखिए, जब कोई आपके साथ कुछ आपको हैरास या तंग करता है और आप उसकी शिकायत जो है वो वहीं से कर दें। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, मैंने किसी की शिकायत करी उससे, ताकि मैं कोई ऑफिशियल शिकायत ना करूं। तो बाद में जिससे शिकायत की वो मैनेजर का ट्रांसफर हो गया। तो फिर वो जो है दोबारा से मुझे कोई व्यक्ति तंग करने लगा। तो ये वही बात है, इस बेचारे मालिश वाला तो वहां पर रिपोर्ट करने जा रहा था, लेकिन इसने जो है, अब मुझे इसकी मजबूरी से लग रहा है ये मालिश वाला सही बोल रहा है। इसने कोई इसको ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो नहीं बनाया है, बल्कि इसने ये कहने के लिए कि देखो ये मेरे साथ ये करता है अप्राकृतिक सेक्स, और इस वजह से मतलब करवाता है, मैथुन करवाता है। मतलब कि मैंने भी देखा कि जो मेरे पास वीडियो आया था इसका, उसमें मालिश कम और प्राइवेट पार्ट की मालिश ज्यादा थी। तो ऐसा तो कभी होता नहीं है कि इतनी ज्यादा देर हो। भाई मैंने किसी आदमी की मालिश होते तो नहीं देखा है, लेकिन मैं समझती हूँ पूरे बॉडी की मसाज जब करते हैं तो सारे ही पार्ट्स की करते होंगे। और उसमें जैसे थाई मसाज में मैंने सुना है, किसी कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी वाले ने बताया था अपने अपने थाई मसाज के अनुभव, उससे मुझे पता चला कि क्या होता है। तो मैं समझती हूँ उसको हर अंग को अगर थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाए तो उतने परसेंट ही टाइम दिया जाएगा। ये थोड़ी ना कि अधिकांश देर आप खाली सेक्सुअल पार्ट्स की मसाज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। और ऐसा ही करवा रहा था वो देवेश से। तो इसका मतलब कि यहाँ पर मालिश वाला मुझे ज्यादा सही लग रहा है। और उसने करुणा भाई को ये पत्र लिखना पहला उचित समझा। उसने सोचा कि इनका नाम ही करुणा है, और ये तो ऑलरेडी ब्रह्म कुमार अपने आदर्श अपने आप को मानते हैं कि ये बड़ी आदर्श संस्था है, जैसा कि अखबार में लिखा हुआ है बीके करुणा भाई ने। लेकिन करुणा ने क्या किया, उसको कोई पनिशमेंट नहीं किया, उसे छुट्टी दे दी। तो वो तो वैसे ही वॉलंटियर वर्क कर रहा था। ये कैसा जो है मतलब पनिशमेंट है कि आपने एक व्यक्ति जो ऐसा काम कर रहा है उसको पनिशमेंट देने की बजाय उसको जस्ट एक छुट्टी दे दी कि भाई तू अब तू थोड़ा बहुत जो वॉलंटियर वर्क करता था वो भी मत कर, तू आराम से घर में लेट। तो अब यहाँ पर तो जेल के कैदी होते हैं, उनसे भी कार्य करवाया जाता है। तो यहाँ तो उसको कार्य से ही फ्री कर दिया है कि तू भाई मौज मस्ती कर अब सारा दिन। ये किस टाइप का पनिशमेंट है। और एक मेरे पास मटेरियल आ गया है गलती से, शायद मुझे जो मिला है वो किसी लेटर का बाकी का हिस्सा है, वो इससे मैच नहीं करता, वो कोई और ही प्रॉब्लम है। वो ये वाला है। एक परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी एवं प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को भोपाल भाई की मधुर याद हो। बात समाचार ये है कि पिछले लगभग 2 सालों से भरत इंजीनियर के विषय में आप सभी जानते हैं कि उसने किस तरह से यज्ञ को अपनी करतूतों से पूरे समाज में बेइज्जत कराया है। परंतु दुख का विषय है कि यज्ञ के जिम्मेवार कहलाए जाने वाले कुछ लोग उस व्यक्ति का लगातार समर्थन कर रहे हैं, जिस कारण ब्रह्मवत्सों की तपस्या में, ब्रह्मवत्स हैं ये, वाह वाह, की तपस्या में विघ्न पैदा हो रहा है। ये तपस्या चल रही है इनकी। ये डेली 50-60 लोगों की मालिश करता है, तो इतने सारे भाई वहां पे मालिश करवा के और ये सब बड़ी विलासता में रह रहे हैं, और ये अपने आप को ब्रह्मवत्स कह रहे हैं। मुझे तो मैं तो डेली ही सरप्राइज होती हूँ। और इनकी
ऑडेसिटी को देखकर मुझे बड़ी अजीब लग रहा है। ये यज्ञ चल रहा है इनका और ये ब्रह्मवत्स हैं। अब बस मेरे को बेहोश होना बाकी है। मेरे पास तीनों स्थानों के लोग लगातार उसका विरोध करते रहते हैं, जिसके कारण मधुबन मुख्यालय में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। अतः आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि भरत इंजीनियर को अतिशीघ्र संस्था से निष्कासित किया जाए अथवा उसे कहीं सुदूर सेवा केंद्र पर भेज दिया जाए। तीनों स्थानों के लोग सुबह से आए हैं, उनकी सहमति से मेरी सहमति है। ईश्वरीय सेवा में बीके भोपाल, प्रबंधक शांतिवन। तो मतलब निष्कासित तो इन्होंने नहीं किया है, इन्होंने उसको जांच हो चुकी है। अच्छा सतीश जी, तो आप ऊपर आइए, मैं एक लिंक देती हूँ। जो लोग भी इसके बारे में आके करना चाहते हैं तो आप लोग जो है अपना नाम चेंज करके भी आ सकते हैं। जब ब्रह्म कुमार चेंज करके आ सकते हैं तो सतीश जी या प्रेमनाथ जी, डव जी, कोई भी अपना नाम कुछ भी रख के ऊपर आ सकता है। जरूरी तो नहीं ना कि यहाँ पर अपने ही नाम से आया जाए, जिनको डर है। तो मैंने एक लिंक दे दिया, इसको मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ। तो मैंने मैसेज पिन कर दिया है और मैंने सारा मटेरियल आज का आपको दिखा दिया। देवेश की चिट्ठी दिखा दी लंबी, जो उसने बीके करुणा को लिखी थी। मैनेजमेंट कमेटी का लास्ट पेज दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया है। तो आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है, मालिश वाला ब्लैकमेल कर रहा था या उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए ये वीडियो बनाया है? और फिर ये आपको इनका जस्टिस सही लगा कि उसको जो है जस्ट छुट्टी दे दी गई, लंबी छुट्टी दे दी गई है, उसको निष्कासित नहीं किया है? और ये 50-60 भाई वहां पर जो अपनी मसाजें करा रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है? ये आके ऊपर बताइए अपने विचार। दीदी ये स्वर्ग में जाने से पहले यहीं पर मालिश करवाना चाहते हैं, क्योंकि बाद में स्वर्ग में तो मालिश होगी नहीं, नरक में ही झूठ बोलने मालिश करा के। इतनी जल्दी बेहोश नहीं होंगी आप, पहले माउंट आबू आइए, पूरा देखिए, उसके बाद गारंटी आप पूरे के पूरे रूहानी बेहोशी में डूब जाएंगे। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं माउंट आबू में इनकी जगह पे जाऊं, पिशाचों की जगह पे। मुझे जाना होगा तो मैं 4 धाम यात्रा करूंगी, कैलाश मानसरोवर मेरा देखने का दिल था, वहां जाऊंगी। मुझे क्या जरूरत है मैं पिशाचों के अड्डे पे पहुंच जाऊं? पागल है, मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं ऐसा काम करूंगी? Spoiled Life of Sanatani Hindu Boys and Girls Conspiracy Theories given by Muslim लेखराज। हाँ, बीके यज्ञ मतलब प्रॉपर्टी ग्रैबिंग। हाँ, अब आपने बोला, ये है विटामिन एम। सतीश जी, इनको विटामिन एम चाहिए बस, विटामिन एम, यही इनका उद्देश्य है। ये यज्ञ कह रहे हैं, मैं तो ऐसी ऐसी बातें, ये ब्रह्मवत्स हैं जो यज्ञ कर रहे हैं। वाह वाह, लोगों का पैसा लूट के मालिशें करवाई जा रही हैं। वाह। कर्म योगी अरे क्या फर्क पड़ता है ये कौन भी हो, हमें क्या मतलब इससे? अपना दिमाग क्यों खराब करें, कौन कौन है कौन क्या है, हमें इससे मतलब नहीं है। तुम सत्य बोल रहे हो तो सही है। दीदियां भी मालिश? अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं। दीदियां इससे तो नहीं करवाएंगी, किसी वुमन से करवाएंगी शायद। हद हो गई। जरा मैं उषा जी से पूछती हूँ, क्या ये लोग भी मालिश करवाती हैं? ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। देखती हूँ, घंटी तो नहीं बज रही, अभी बजी है।
सपना जी, आपका स्वागत है। नमस्ते मैम। जी, एक क्वेश्चन मैं पूछने लगी थी उषा जी से, तो उनकी मैंने घंटी जी हुई जी। बंद कर दी है। वो क्वेश्चन ये है कि क्या दादियां भी मालिश करवाती हैं? यहाँ पर कोई लिख रहा है कि दादियां भी करवाती हैं, दीदियां भी जी करवाती मैम, कराती हैं, करवाती हैं। हैं। जी जी। तो लेकिन मतलब हाँ जी, मतलब दीदियां ये पैर जो तो दबाती मालिश हैं। करते हैं, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये, जो भी आदमी मतलब जो भी पुरुष या महिलाएं जो भी मालिश करवा रही हैं, क्या वो श्रम का कार्य करती हैं, जैसे ईंटें ढोती हैं अपनी पीठ पे, या कुछ ऐसा कार्य करती हैं सारा दिन किचन में रहकर खाना बनाने का, जिससे पीठ उनकी इतनी दुख जाती है कि उनको मालिश करवानी पड़े उपचार के लिए? तो क्या ये जितने भी लोग मालिश करवा रहे हैं, क्या ये इतने श्रम का कार्य करते हैं जो जिससे कि इनको जरूरत है मालिश की? मैम मैं एक सेंटर पे गई थी और मैंने वहां देखा था, जो सेंटर इंचार्ज है काफी मोटी बहन थी, और वो सारे दिन एसी रूम में बैठी रहती थी, जो भी लोग आते थे उनसे मिलती थी, जरा भी हिलती नहीं थी। बस उसको जब खाना बन जाता था तो टेबल पे आके खाती थी, बर्तन उसके जूठे बर्तन भी छोटी बहनें उठा के लेके जाती थी। और हम्म। जब वो रात हो जाती थी तब एसी कमरा होता था, वहां लेटती थी। और छोटी बहन जो सारा दिन, जिसने गर्मी में किचन में काम किया है, कोई रेस्ट नहीं किया, दिन भर की थकी हारी जो छोटी बहन होती है, दुबली पतली सी, वो फिर रात को आकर के और उसके कम से कम 1 घंटा, वो ऐसे नहीं कहेगी चलो ठीक है तुम थक गई तुम चले जाओ, वो दबाती रहती थी। और वो बहन फोन करके भरत भाई से फोन पे लंबी लंबी बातें किया करती थी। ये सब तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो भरत जिसका अभी जिक्र चल रहा है, मतलब उससे वो वो सेंटर दीदी जो इंचार्ज। सारा दिन जो किचन में काम कर रही होती थी, दुबली पतली वाली, वो नहीं मालिश करवाती थी, पर ये जो मोटी वाली हाँ एसी में भरत भाई से बातें करती रहती थी, वो करवाती थी। जी जी। तो मतलब उनको तो जरूरत नहीं है, छोटी बहनों को है, क्योंकि सारा दिन उन्होंने किचन में काम किया है, खड़े होकर के क्या काम किया है। उनको जरूरत है मालिश की। वो पैर दबाती रहती थी, मालिश तो नहीं, मैं मतलब पैर दबाती रहती थी घंटे 1.5 घंटे, कोई उसके लिमिट नहीं है। और वो आराम से फोन पे भरत भाई से बात कर रही होती थी। तो ये तो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है मैम। तो हम्म। बड़ी शर्मनाक बात है कि बड़ी बहनें जो सेंटर इंचार्ज होती है इतनी मोटी मोटी हो जाती हैं, ऐसा ऐश मतलब भोग विलास का जीवन जीती हैं, और रात को छोटी बहनों से पैर दबवाती हैं, मालिश करवाती हैं। ये सब सेंटर्स पे तो चलता है। बाकी सुना सुना है हमने, देखा नहीं है, ये तो मैं आपको देखी बात बता रही हूँ। लेकिन जो दादियों की भी जो बहनें हैं वहां पे मालिश करती हैं, ये सुना था मैंने। हम्म। हाँ, ये पारुल कह रही है, तो पारुल जी आप ऊपर आके बताओ ना थोड़ा डिटेल में, आपने क्या देखा है इस बारे में? स्वामी जी कह रहे हैं मालिश माना बीके के तपस्या है। ये लोग कैसे भारी भरकम वर्ड्स यूज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ कर रहे हैं, और ये सब ब्रह्मवत्स हैं। वाह। जी मैम, एक मजे की बात मेरे को अभी याद आई कि जब ये लोग इवन मतलब चलो सेंटर पे तो ये बहनें छोटी बहनों से पैर भी दबवाती हैं, लेकिन इवन जो जब ये सेंटर से माउंट आबू आती हैं, ट्रेन की बात बता रही हूँ, ट्रेन में भी छोटी बहनें होती हैं, उनका जो सेकंड स्लीपर होता है विदाउट एसी, एसी वाला नॉन एसी कोच होता है। और जो ये बहनें होती हैं, बड़ी बहनें, उनका एसी कोच होता है। तो वो बेचारी छोटी बहनें नॉन एसी कोच से एसी कोच में आती हैं, सिर्फ रात के टाइम अपनी बहन का पैर दबाने के लिए। तो ये भी मैंने देखा है कि वो जैसे चद्दर उन्होंने ओढ़ी रखी होती है, क्योंकि सामने और भी पैसेंजर होते हैं, तो उनको पता ना चले, तो चद्दर के नीचे हाथ डाल के बड़ी बहनों के पैर दबा के और फिर अपने कोच में जाती है। इतनी बुरी हालत है। मतलब इतनी गुलामी का जीवन है कि ट्रेन में भी सिर्फ। हाँ जी। कमाल। और इतना एसी में रहती है ना, तो इनके सारे जो पीठ है ना, हड्डियां इनकी कमजोर हो जाएंगी। क्योंकि जो लोग बहुत एसी में रहते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पर कोई सेंट्रल एसी नहीं है, हमने एसी लगा रखा है जब यहाँ खूब गर्मी पड़ती है। मेरे मेरे अपने कमरे में मैंने नहीं लगा रखा, मेरे हस्बैंड के कमरे में हम लोग जो है, मेरे हस्बैंड की रोटेटिंग शिफ्ट होती है और 12.5 घंटे की होती है, तो मैं उनको जो है वो अलग
सोने को मैंने कहा है, मैं नहीं चाहती वो उनको स्लीप में कोई डिस्टरबेंस हो, उनके कमरे में एसी लगा दिया, और जो बहुत ज्यादा गर्मी के महीने होते हैं उसी में वो अपने उनके कमरे में एसी रहता है, मैं कभी एसी यूज ही नहीं करती, और एक जगह नीचे रहता है, वो भी तब हम बहुत कम लगाते हैं, 1% भी नहीं, जबकि हम यहाँ रहते हैं और हमारे पास कोई कमी नहीं है कि हम एसी ना लगा सकें। जी मैम, इनका जीवन है वो पूरा भोग विलासिता का जीवन है, लेकिन बड़े लेवल पे, जो सीनियर लेवल है, मैनेजमेंट वाले लेवल पे तो बहुत ही ज्यादा। मतलब एक एक दादी है, एक एक वरिष्ठ भाई के पास सैकड़ों होंगे। अब दादी रतन मोहिनी का कई वीडियो है यूट्यूब पे, आप देखेंगे एक दादी की खातिरी करने के लिए बहनों की फौज होती है, 15 से 20 बहनें दादियों के पीछे होती हैं। और उन बहनों को ये कहा जाता शिवानी है भी कि आपके, करवाती है, शिवानी भी करवाती है। मैम वो तो घर में रहती है, गृहस्थी है, तो उसका तो नहीं कह सकते, क्योंकि सेंटर पे तो वो समर्पित है नहीं, तो अपने घर में वो क्या करती है वो नहीं कह सकते। मैंने सुना था कि उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था, फिर वो वापस चली गई थी, अब वो वापस सेंटर आ गई है, ऐसा कुछ उसका पता नहीं है ठीक से। नहीं मैम, जो मेरी जानकारी में उस अनुसार तो वो अभी भी अपने हस्बैंड के साथ ही रहती है, गुड़गांव में। उसके बच्चे हैं? मैम मेरी नॉलेज के हिसाब से तो नहीं है, जितना मैंने मतलब वहाँ ओआरसी की बहनों से मुझे जानकारी मिली है, उनके बच्चे नहीं हैं। हम्म जी जी। तो मैम जैसे जो भी बड़े लेवल पे हैं, उनके उनकी इतने ऐशो आराम है, मतलब वो स्वर्ग का अभी आनंद लूट रहे हैं, लोगों को स्वर्ग का नाम दिखा करके, लालच दिखा के गुमराह करते हैं, खुद स्वर्ग के सुख यहाँ पे ही लूट रहे हैं। और जो बिल्कुल लोअर लेवल पे हैं, छोटी बहनें हैं, या मधुबन में, माउंट आबू में जो भी सेवाधारी हैं, जिनको थोड़ा ही समय हुआ है, उनको चीजें भी सेंटर से, चीजें भी सॉरी घर से लानी पड़ती हैं, अपनी बेसिक जरूरत का सामान भी। और उनसे काम तो बिल्कुल गुलामों की तरह कराया जाता है, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटी भी उनको नहीं दी जाती है। जैसे एक एक कमरे में है, कई कई भाइयों को रखा जाता है, 10 10 15 15 भाइयों को। और ये जैसे भरत भाई का आपने देखा कि हर बिल्डिंग में इसका कमरा है। दादियों का भी ऐसा है कि बहुत ऐशो आराम का जीवन है, और ये, लेकिन जो लोअर लेवल है उस पे हालत बड़ी खराब है। और शायद ये लोअर लेवल वाले इसलिए सहन करते रहते हैं कि कभी तो कभी हम भी अपर लेवल पे आएंगे, और फिर हमें भी ये फैसिलिटीज मिलेंगी। लेकिन बहुत ज्यादा असमानता है, एक नीचे लेवल और एक ऊपर वाले लेवल में। तो ऊपर के लेवल पे तो तब आएंगे ना, ऊपर के लेवल पे तो तब आएंगे ना जब अपने नीचे वाले को ढूंढेंगे, इसीलिए ये रिक्रूटमेंट के लिए इतना वो करते रहते हैं, जितने लोग नीचे आते जाएंगे उतनी ही ये जो दीदियां हैं वो दादियां के लेवल पे आती जाएंगी। और मैम जब ये ऊंचे लेवल पे आ जाते हैं, तो वो अपने नीचे वालों का शोषण करना शुरू कर देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि कभी हमारा भी शोषण हुआ था, तो सेम इस सेंटर्स पे भी यही दोहराया जाता है। छोटी बहन होती है जब तक, तब तक शोषित होती है, और जैसे ही वो बड़ी बहन बन जाती है, तो वो छोटी बहनों का शोषण करना शुरू कर देती है। तो ये तो ये सास यही बहू कहानी जैसा चलती रहती चक्कर हो गया है। है। हाँ जी, वो सास भी कभी बहू थी वाली बात है। हाँ, और वैसे कहते हैं दो लेडीज में ईर्ष्या तो होती ही है, तो सेंटर्स पे ये वाला खेल भी बहुत चलता है कि ये मेरे से आगे ना चली जाए, छोटी बहन को ऐसे ये नहीं देना चाहिए। हाँ, ये तो ऐसा। मैंने कैलिफोर्निया से एक आई थी लेडी, वो उसने कहीं पर ब्रह्म कुमारी संस्था में जाने लगी, बाद में उसको पता चला 6 महीने तक जाती रही, बाद में उसे पता चला उसके तो घर के ही पास एक है, तो वो वहां जाने लगी, तो दोनों बहनों में लड़ाई हो गई, दोनों सेंटर्स में बहुत जोर की। मैम इनसे, इनकी इतनी बुरी हालत है कि इनसे एक सेंटर नहीं छूटता। सेंटर तो चलो दूर की बात है, एक स्टूडेंट तक इनसे नहीं छूटता कि हमारा स्टूडेंट दूसरे सेंटर पे कैसे चला जाए। और लोगों को ये शिक्षा देती है कि आप अपने माँ बाप को छोड़ दो, घर परिवार को छोड़ दो। माँ को बेटी से अलग कर देते हैं, पति को पत्नी से अलग कर देते हैं, और खुद इनसे एक चीज नहीं छूटती। तो ये भी उल्टा ही ज्ञान है इनका। मतलब खुद तो अगर इनको कहा जाए कि तुम्हें आज सेंटर छोड़ना है, कहीं और जाना है, तो इन सब की हालत खराब हो जाएगी। और लोगों को शिक्षा देती है छोड़ने की, कि धन का भी त्याग करो, विनाश होने वाला है, संबंधों का भी त्याग वो तो करो। मतलब और दूसरों को शिक्षा देती हैं पर खुद उस पर नहीं अमल करती।
हाँ सब जी, हाँ शिक्षा जी। दूसरों के लिए है। अच्छा, नीचे एक मूर्ति करके है, वो आपके लिए बड़ी बातें लिख रहा है। मैम पता नहीं कौन है ये ये कोई मूर्ति, नाम बीके है, अगर के तो आती है। ये कोई बीके है। इग्नोर करूं ना? जी मैम। हम्म। मैम ये तो कुछ भी उटपटांग और कुछ भी लिखते हैं, इनका तो कुछ है नहीं, क्योंकि इनकी आंखों पे तो अभी पट्टी बंधी है, तो बस वही है। और हेड ऑफिस में मैम जैसा लिखा है ना कि इन्होंने मतलब वहां तो हर डिपार्टमेंट ही अलग अलग बने हुए हैं, वहां ये है ही नहीं कि व्यक्ति को अपना खुद काम, क्योंकि एक आपको सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम करना है, लेकिन सेंटर में ये हालात नहीं है। सेंटर में एक बहन को सारे ही काम करने होते हैं, कपड़े भी धोने होते हैं, बर्तन भी धोने होते हैं। लेकिन हेड ऑफिस में जो भी रह रहे हैं, वो कोई भी व्यक्ति अपना प्लेट नहीं धोता, क्योंकि प्लेट धोने के लिए उन्होंने वहां गांव के ही वहां लोकल लोगों को रखा हुआ है, जो वहां बर्तन धोते हैं। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग डिपार्टमेंट है। तो हर हर डिपार्टमेंट अलग अलग बना हुआ है, उनकी ड्यूटियां बंधी हुई है। तो सिर्फ मेरी बात नहीं, वहां के सभी भाई बहनों के प्लेट कोई और ही धोता है, कपड़े कोई और ही धोता है। हम्म। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ, फिर अजय जी के पास आऊंगी। कि आपको क्या लगता है, मालिश वाला सही बोल रहा है? मैम इस बात के बारे में तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैंने जैसे बताया कि जो भरत भाई थे उनका करेक्टर कभी सही नहीं रहा, क्योंकि जैसा मैंने ऑब्जर्व किया था वो खुद भी ठीक नहीं थे। जैसे हम देखते हैं ना कि ये व्यक्ति सही है, तो जरूर मालिश वाला ही गलत होगा, लेकिन वो बंदा भी खुद सही नहीं था। तो अब कह नहीं सकते कि क्या सच में सिचुएशन हुई, लेकिन जैसे इसके लेटर में इसने लिखा है तो ये बात सच हो सकती है, जो हम्म। उसने भरत भाई के बारे में लिखा है, क्योंकि भरत भाई का जो व्यक्तित्व था, जो उसका था करेक्टर, वो इस टाइप का ही था। तो वो ये तो, पॉसिबिलिटी है कि हाँ, मैं तो समझती हूँ वो सही इसलिए बोल रहा है क्योंकि वीडियो में ही दिख रहा है कि वो कितना ज्यादा उससे अपना प्राइवेट पार्ट की मालिश करवा रहा है। तो ऐसा तो नहीं होता कि खाली उसी पार्ट की इतनी देर तक मालिश होती रहे। तो ये करवा ही रहा है, तभी उसने वीडियो बनाया है। जी, जी। नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, मतलब वो वीडियो बना बना रहा है तो उसके पीछे उसका क्या मकसद है? क्योंकि अगर उसने लेटर लिखा है तो इससे तो ये क्लियर है कि उसका ब्लैकमेलिंग का मकसद नहीं था। अगर उसने बड़ों के ध्यान में ये सब बातें दी हैं पहले, तो अगर उसको उसको ब्लैकमेलिंग ही करना होता तो वीडियो बना के सीधा ही ब्लैकमेलिंग भरत को ही दिखाता, लेटर लिखता ही नहीं बड़ों के सामने। तो अब इसके पीछे क्या रहस्य है? या हो सकता उसने ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसने वीडियो बना के ब्लैकमेलिंग किया और भरत ने फिर एफआईआर करवाई हो, फिर उसने लेटर लिखा हो। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हम तो सत्य को नहीं जानते हैं कि क्या हुआ होगा। लेकिन बस ये तो सत्य है कि वो मसाज करवाता था, और जो गलत था, जो इस तरह का मतलब एक सिंपल मसाज नहीं है, ये नहीं, बात ये बहुत सिंपल ही मसाजिंग अश्लील है, यहाँ वीडियो। पर तो देवेश सही है। मान लो अगर ये वीडियो भी छोड़ दो, मतलब कि इसमें हमें ये तो पता चल रहा है ना कि वो इसके साथ जबरदस्ती तो मालिश नहीं कर रहा है, वो करवा रहा है और कह रहा है उसको वहां पर करने के लिए, तभी तो वो कर रहा है। तो वो उसकी मर्जी से हो रहा है। तो यहाँ पर देवेश ही गलत है। जी, जी। हाँ, वो कर रहा होगा तो वो जैसे ये कह रहे हैं ना कि अगर अगर वो मुझे बुलाते थे। हाँ हाँ, जी। नहीं, हाँ, वही तो मैं, अगर मान लो उसको ये बुरा लग रहा था कि ये सब करना, तो वो उसको रोक सकता था। उसकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं वो उसकी मसाज कर सकता ना। तो यहाँ पर तो लेकिन जैसे देवेश ही गलत लग रहा है। देवेश नहीं, मैम सॉरी, भरत गलत लग रहा है। अच्छा, जैसा उसने कहा ना कि जब अगर मैं नहीं आता था तो ये अपने लोगों को भेज के मुझे बुलवाता था हाँ, और धमकी देता था। तो ये भी सही लग उस रही है। हिसाब जी मैम। लेकिन जब ये शांतिवन में ये सारा सर्कुलेट हुआ था, तो उस समय तो काफ़ी एकदम से सारे न्यूज़पेपर्स में ये सब आ गया था, और इस मामले को दबाने के लिए एक बार तो भरत भाई को बाहर ही भेज दिया गया था। क्योंकि जैसे आपने मैम एक भूपाल भाई का लेटर पढ़ा, वो अभी तो एक्सपायर हो गए हैं। तो वो पहले शांतिवन के प्रबंधक थे, तो उन्होंने फिर इसके खिलाफ भी मुहिम छेड़ी, क्योंकि सारे शांतिवन वाले विरोध में हो गए थे इसकी
हरकतों के कारण उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी को भी लेटर लिखा और फिर उन्होंने भूपाल भाई के पास गए, भूपाल भाई ने इनका समर्थन किया। लेकिन निर्भय भाई भरत के समर्थन में खड़े थे, तो और निर्भय भाई जनरल सेक्रेटरी थे, तो फिर उनका ही चलता था, निर्भय भाई का ही, इसलिए वो उसका सपोर्ट करते रहे और भरत भाई को कुछ समय के लिए उन्होंने दूर भेज दिया। कहाँ पे भेजा वो पता नहीं, और फिर जब ये मामला ठंडा हो गया तो उन्होंने वापस बुला लिया। तो इस तरह का ही ये करती हैं ये संस्था वाले, कि जो छोटे पद पे होते हैं उनके ऊपर तो जरा इल्जाम लग जाए तो ये निकाल देते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं ना, वो कुछ भी करें, बस थोड़े टाइम के लिए उनको अंडरग्राउंड कर देते हैं और फिर अब वापस बुला लेते हैं। जी अजय जी, आपका स्वागत है, बोलिए। दीदी राम राम। आपका इस मामले में क्या विचार है? आज के प्रमाण देखें अगर आपने तो बोलिए। दीदी सबसे पहले तो धार्मिक और पंथ के ये ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोला जाता, सिर्फ अपनी राय रखने के लिए हम लोग आते हैं और जो हमारे को सुनाया जाता है उस पर राय देते हैं। इस पे किसी को बुरा और संकोच नहीं होना चाहिए। दीदी जब मालिश वो बैठे बैठे थक जाते हैं, सुबह से क्लास अटेंड कराते हैं, तो वो मालिश तो करवाएंगे ही, उनका फर्ज बनता है मालिश कराना। सुबह से वो खा पी के बैठे बैठे क्लासेस करा के बैठे बैठे थक जाते हैं, तो मालिश तो कराना जरूरी बनता है, ये तो फर्ज है। स्वर्ग में मालिश कहाँ से मिलेगी बाद में जब ये स्वर्ग चले जाएंगे? बैठने का स्थान है और जो उसका ऑपोजिट स्थान है वहां की मालिश ही करवाना सही बनेगा, है ना? या तो मुंह की मालिश कराएं या बैठने की, क्योंकि बैठने की जगह पे असर प्रेशर पड़ता है जब आप बैठते हो तो। हाँ तो दीदी बिल्कुल। और ये जब अगर घर गृहस्थी में मालिश कर नहीं सकती हैं, चाहे वो माँ बाप हों, क्योंकि बूढ़े माँ बाप हों, सास ससुर हों, पति हो बूढ़ा, तो उनकी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां तो ये स्वर्ग के लालच में करेंगी ही करेंगी कि हमें स्वर्ग में पहुंच जाए दास दासी बनने के लिए, वहां भी मालिश करेंगी जाके। तो ऐसे भी है ना, जैसे अभी सपना बहन ने बताया कि छोटे फिर बड़े फिर वीआईपी, तो वो दादियां पहुंचती हैं, तो उसी आधार पे इनका भी सिलेक्शन होएगा ना वो स्वर्ग में जाने के लिए, तो कराना जरूरी होता है दीदी। बैठे बैठे रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, तो हो सकता है कि बाद में उठ ना पाए, तो मालिश कराना तो अच्छा है। इसमें देवेश ने जो बोला वो सही बोला, वो लेटर क्यों लिखेगा? चोर कभी चोरी करता है दीदी, बोलता है मैंने चोरी की है, जब डंडे बजते हैं तभी तो बोलता है वो कि हाँ मैंने की है। तो कैसे आप मान सकते हैं इस चीज को? इसको पूछने की भी जरूरत होती है क्या? कोई आदमी बोलेगा, कोई आदमी बोलेगा कि मैंने चोरी की है? तो मालिश के लिए वो बोलेगा कोई कि मैंने मालिश कराई है? जबकि वो जो मालिश कर रहा है वो तो जैसे नाई बाल काटता है, तो दिन भर में अपना खर्चा निकालता है और अपने दूसरे साथी को देता है कि तुमने कितनों के बाल काटे, तो वो दिन भर से 50-60 आदमी के बाल काटे, तो उसको पैसे मिल जाते हैं। तो वही चीजें हैं दीदी। तो वो जो जो सेवा कर रहा है तो उसको पता है कि मैंने 50-60 की सेवा की है। तो अब अगर 2-2 घंटे अगर सेवा की जाएगी तो दिन दीदी 24 घंटे होते हैं दिन में, तो वो तो अगले दिन भी करता होगा वो। इसीलिए तो वो उसका टर्न माने आता था 3 दिन, और जो बोला आपने कि 3 दिन, तो वो उसका टर्न अगले 3 दिन बाद आता था। तो वो इसी हिसाब से तो वो 2-2 घंटे किए जा रहे हैं। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, वो चीजें निकल आएगी। तो दीदी ये चीजें सब पूछने की नहीं होती है, तो अंडरस्टूड है, इसीलिए तो 3 दिन उसकी उसने तो सेवा आजीविका का साधन है, उसकी तो आजीविका का साधन था ये, और उसको उसका यही पेशा था, तो उसको ये लगा कि अगर ये मेरे से छूट जाएगा तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैम उसी से उसका घर चल रहा था। और दीदी अब वो फिर उसको मना भी सबसे नहीं बड़ी कर रहा था, कर पा रहा था जी। दीदी जो अगर हम आपके यहाँ नौकरी करें, घर आप रख ले मेरे को घर की पोछा झाड़ू के लिए, तो मेरे को तो अपना पेट पालना है दीदी, तो मैं तो करूंगा। इसीलिए तो उसने सही चीज देखो लिखी है कि मैं 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन करता हूँ, 7 दिन होते हैं, तो उसका जब 50-60 की कर रहा है तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो वो उसी दिन में निकलेगा, वो 3 दिन ही हफ्ते का आएगा। तो इसमें कोई गलत है? फिर तो ये युक्ति युक्ति खेलते हैं तो झूठ बोलेंगे ही, हम कहाँ कराते हैं, हम क्यों करेंगे ऐसा? तो ये तो इनकी जबान पे रखा हुआ है, तो इसमें पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। जी जी अजय जी, मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं जिससे पहले मैं उत्तम जी के पास आऊं, कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो 12.5 घंटे जो है काम करते हैं बैठ के, उनकी रोटेशनल शिफ्ट होती है 12.5 घंटे की।
लेकिन उनको ऑफिस की तरफ से कई प्रिविलेजेस दिए गए हैं। तो उसमें से एक प्रिविलेज मसाज का प्रिविलेज है। मसाज का प्रिविलेज है $500 का पूरे साल में। और एक बार में अगर किसी मसाज थेरेपिस्ट के पास जाओ तो वो $150 ले लेती है, कोई $120, कोई $115। तो हमारे एक है जान पहचान की, वो $115 लेती है, लेकिन वो पूरे साल में केवल उसको 4 बार ही यूज कर सकते हैं, 5 बार समझ लो अगर अपनी जेब से देना पड़ेगा। और सारा सारा नहीं पैसा देती गवर्नमेंट, वो नेचर ऑफ जॉब पर डिपेंड करता है। तो वो 80% गवर्नमेंट देती है, 20% अपनी जेब से लगाना पड़ता है। इस तरह का यहाँ पर अरेंजमेंट है। जैसे दांत के लिए भी जो, या ये जो हमारे पैकेजेस होते हैं उसमें डेंटिस्ट का और ये सब इंक्लूडेड होता है, उसमें सारा पैसा नहीं इंक्लूडेड होता, उसमें 80% इंक्लूडेड होता है, 20% अपनी जेब से देना पड़ता है। एक बार मेरे दांत में कुछ फंस गया था, तो मैं को बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं गई, तो मैंने जो 20% दिया वो $400 थे अपनी जेब से। नहीं सॉरी, $280 थे अपनी जेब से जो मैंने दिए। सोचो, इतने जरा से काम के यहाँ पर खूब पैसे ले लेते हैं। और इसीलिए पूरे साल में सोचो 5 बार आप करा सकते हो केवल मसाज, और उसमें भी 20% आपको खुद अपनी जेब से देना है। इतना है। तो ये लोग करा रहे हैं हफ्ते में 3-3 बार। उत्तम जी, आपका स्वागत है, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं। जी जी, नमस्ते प्रीति जी। जी जैसा राम। कि आज का मैंने जैसे कि टॉपिक पढ़ा कि पार्ट 2, तो इनके ऊपर तो पार्ट 2, 3 कितने भी बन जाए वो कम है। इनके ऊपर तो पूरा वेब सीरीज बनना चाहिए। इनके यहाँ इतनी गंदगी है कि गंदी बात के बारे में ये तो पूरा वेब सीरीज बनना चाहिए। जी बताइए। उत्तम जी, मैं ये कह रही हूँ, आज ऐसे ही पार्ट 2 नहीं बना दिया है, आज नया मटेरियल दिखाया है। मालिश वाले की चिट्ठी जो उसने करुणा भाई को लिखी है कि ये अप्राकृतिक यौन शोषण करता था, ये उस चिट्ठी में लिखा है कि क्या करता था। और 50 से 60 लोगों का ये मालिश करता था वहां बीके ब्रह्म कुमारों की, और हफ्ते में 3 दिन करता था मालिश। और ये भी बता रहा है कि इसने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि जो है ये अप्राकृतिक जो है यौन शोषण नहीं सहना चाहता था। और जब ये नहीं जाता था मालिश करने, तो वो जो भरत है, बीके भरत, वो इसको फोन करके या किसी बंदे को भेज के जबरदस्ती बुलवाता था। तो ये सारी बातें इसने बीके करुणा भाई को लिखी हैं, वो चिट्ठियां मैंने अभी पढ़ी हैं सारी, इसलिए पार्ट 2 बनाया है। जी जी बोलिए। जी, बहुत बढ़िया, मैंने समझा आपकी पूरी बात। लेकिन क्या है कि इनके जो मतलब हमको तो लगता था कि एक ये भरत जो है इंजीनियर वही मतलब है इसमें, लेकिन ये तो सारे मालिश के मतलब इन सबको मालिश चाहिए, इन सबको मतलब डेली चाहिए। अजय जी मतलब कहते ये हैं बहुत कि ये बड़ी सारा बात है, दिन, बहुत मतलब गंदी बात है। बोलो। हुँ। अजय जी कह रहे हैं कि ये सारा दिन सुबह से बैठे बैठे रहते हैं, मुंह से बोलते रहते हैं, तो ये बैठे बैठे थक जाते हैं, इस वजह से शायद ये मालिश करवाते हैं, क्योंकि बैठे बैठे बहुत घंटे बैठने से थकावट हो जाती है। और सपना जी कह रही हैं कि ये दीदियां वगैरह ये लोग भी करवाती हैं मालिशें। और यहाँ तक कि जो एसी में जाती हैं, पैरों का पैर में तेल लगवाना, पैर दबवाना, एसी कोच में बड़ी दादियां जाती हैं, तो छोटी जो बहनें दिन भर काम करती हैं वो नॉर्मल उसमें जाती हैं, वो पहले एसी वाले में आके इनके पैर दबा के फिर जाती हैं। तो अब बताइए। जी, यही है कि इनकी जो दादियाँ हैं, इनके वरिष्ठ हैं, इनके जो शांतिवन में वहाँ पे रहने वाले जो भरत के जैसे, उन सबको मतलब लग्ज़री लाइफ़स्टाइल जो है उसी का एक पार्ट है ये मसाज थेरेपी। तो क्या है कि कोई आध्यात्मिक संस्था होती है, उसके लोग होते हैं, उसको कोई मसाज की ज़रूरत नहीं होती है। वो खुद से कर लेते हैं, दूसरे के पास ऐसे मतलब शोषण वग़ैरह नहीं करते। और रही बात इनकी गंदगी की, तो इनके संस्था में तो इतनी गंदगी है कि उसके ऊपर तो पूरा एक वेब सीरीज बन सकता है गंदी बात करके। तो क्या है कि यहाँ पे हमारा जो चैनल है वो सब फैमिली वाले भी देखते हैं, तो इतना मतलब ओपन में हमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो भी है शॉर्ट में हम बताते हैं, तो समझ जाना चाहिए सबको कि मतलब कितनी गंदगी है। तो मतलब ये संस्था में यही सब चल रहा है। तो कुछ किस्से बाहर आते हैं, तो कितने किस्से तो दबा दिए जाते हैं, और कितने किस्से जो होते हैं वो तो सामने भी नहीं आते। तो यही सबको सोचना चाहिए, एक बार संस्था में जाके सब कुछ देखना चाहिए। यहाँ पे तो सारा प्रूफ बताया गया है। फिर भी कुछ मैंने कमेंट पढ़े थे, तो कमेंट में भी मतलब कुछ भी बकवास करते।
इनको तो प्रूफ से कुछ लेना देना ही नहीं ऐसा लगता है। तो इनको मतलब एक बार अपनी आंखें खोलनी चाहिए और जो ब्रेन वॉश का नशा जो इनकी संस्था कराती है वो उसमें से बाहर आके एक बार सोचना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या बात हो रही है, क्या प्रूफ दे रहे हैं, फिर इनको कुछ कमेंट वगैरह करना चाहिए। वैसे तो इनकी फुल कमेंट फुल्ली इग्नोर ही करनी चाहिए क्योंकि उसमें सिर्फ बकवास ही करते हैं, उसमें कुछ लेना होता नहीं है। तो वही है बस इनकी संस्था की दिन-ब-दिन सारी जो गलत चीजें हो रही है वो सामने आ रही, तो ये बौखला रहे, इसी चक्कर में कमेंट कर रहे हैं, फिर वीडियो रिपोर्ट वगैरह करते हैं, फिर कुछ ना कुछ आए दिन करते रहते हैं। इनका एक ही रूल है, तोड़ो और राज करो। तो ये कुछ भी करेंगे, जो भी लोग आगे आ रहे हैं उनको तोड़ने के लिए। पहले तो क्या था कि किसी के पास प्लेटफॉर्म नहीं था, तो ये लोग तो दबा देते थे, फिर केस होता था तो केस में भी मतलब केस भी नहीं हो पाता था, फिर केस हो जाता था उसको धमकी देके दबा देते थे। तो अभी ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आ रहे हैं, तो संस्था में अभी हलचल मची हुई है। तो इसी चक्कर में ये लोग बौखला के कुछ भी मतलब अनाप-शनाप कर रहे हैं, किसी भी मतलब दूसरे कल्ट के बारे में कह रहे हैं कि शंकर पार्टी के कारण ऐसा हो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जो भी कर रहे हैं वो यहाँ पे चैनल पे आके जो पीड़ित है, जिनको सब इनकी सच्चाई काले का करतूत पता है, वही सब बता रहे हैं। फिर ये ब्लेम करते हैं दूसरे कल्ट पे। इनके कल्ट में एक दूसरे के साथ बनता नहीं है, तो मतलब अगर इन्होंने बता दिया कि हम हमारी जो वीडियो हमारे खिलाफ बन रही है, तो ये वो सब देखेंगे ब्रह्म कुमार कुमारियाँ, तो उनको तो सब प्रूफ के साथ पता चल जाएगा। तो फिर ये लोग बता देते हैं कि जो शंकर पार्टी है वो सब सोशल मीडिया में मिलके कर रही है। तो यही होता है इनका तोड़ो और राज करो की नीति। जी सपना जी, आप क्या बोलेंगी, बोलिए। दीदी, अब इनका अक्टूबर से और मार्च अप्रैल तक इनके यही चीज रहेंगे मालिश वाला, क्योंकि अब ये दुर्गा का जो हाथ ऐसे करके ये सब चल के हर जगह इन्होंने आशीर्वाद दिए हैं, तो थक गई है बेचारी सारी, ये थक गई हैं हाथ उठा उठा के आशीर्वाद दे के और देवियां बन बन के। तो अब इनका मालिश का ही कार्यक्रम चलना है मार्च अप्रैल तक इन्होंने, क्योंकि सर्दी में गर्मी में तो कोई मालिश नहीं कराता, सर्दियों में ही मालिश करता है। इनका तो मालिश का कार्य आप देख लीजिए, उस लेटर में डेट होगी कुछ होगी, तो वो सर्दियों का ही है, क्योंकि सर्दियों में ही अकड़ जाते हैं ये लोग। और फिर दुर्गा चीज में अभी देखो सब देवियां बन के घूम रही थी, कोई कहीं कहीं कोई, तो इनकी सारी नसें और हाथ टेढ़े हो गए हैं दीदी, इनको उठा उठा के आशीर्वाद देते हुए, क्योंकि लौकिक लोग को आशीर्वाद तो दे रहे सूत्र लोगों को, तो वो बेचारियां थक गई हैं दीदी। तो मालिश कराने के लिए तो अभी आपको और लोगों को भेजना पड़ेगा वहां मालिश के लिए। कार्ड आने वाले हैं दीदी, घरों में लोगों के पास कार्ड आने वाले हैं, रोड पे ये निकलने लगे हैं, कार्ड बांटने लगे हैं, नाच गाने करने लगे हैं। तो ये सब उसी के लिए तो इकट्ठा कर रहे हैं कि मालिश के लिए कम पड़ गए हैं जगह, तो मालिश के लिए तो सब क्लोज करेंगे ना ये। तो इसीलिए तो देवी की बनी बैठी घूम रही है हर जगह और प्रचार हो रहा है, बाबा मिलन हो रहे हैं। सपना जी आपसे एक क्वेश्चन है, आपने अपनी लाइफ में कितनी बार मालिश करवाई है? मैम मैंने ना एक दो बार जो नेचुरोपैथी नहीं होते हैं सेंटर्स, जैसे कई जगह होते हैं, एक गुजरात में भी है नेचुरोपैथी, जिसमें कई सारी सारी ये थेरेपीज की जाती हैं, जैसे मिट्टी का भी लेप किया जाता है, फिर एक शीश सिर के ऊपर जो नहीं है मटकी रख के उसे बूंद बूंद सिर के ऊपर टपकती रहती है, उसको भी कुछ बोलते हैं। फिर जैसे कई सारे से होते हैं, तो हाँ पंचकर्मा नेचुरोथेरेपी, यस। हाँ, तो ये सब क्योंकि मुझे थोड़ा हेल्थ का इश्यू काफ़ी रहा है, तो उसके कारण से मैंने 10 दिन फिर उस सेंटर में रह के उनकी पंचकर्मा में ही एक मसाज होता है, तो वो करवाया था। आपको इश्यू था हेल्थ का, इसलिए आपने करवाई थी? हाँ जी, पंचकर्मा। अजय जी, आपने कितनी बार मालिश करवाई है? अजय जी म्यूट है। उत्तम जी, आपने कितनी बार मालिश करवाई? दीदी हम तो अपने खुद पिचकल फिट रखते थे, अपने हाथ से नहा के तेल मालिश अपने हाथ से कर लेते थे, तो हमारा शरीर तो आज भी दीदी फिट है, क्योंकि हम देखो स्वर्ग में तो जाने से रहे, जबकि आर्मी वालों के लिए बोला गया है कि वो अगर शहीद होते हैं या बाद में होते हैं या बाद में, तो उनके लिए साकेत योनि बनी हुई है, वो वहां जाएंगे ही जाएंगे। तो हमें इन स्वर्ग की क्या जरूरत है, हमें इन लालची में क्या पड़ना। किसने कहा कि जो मालिश करवाएगा वो स्वर्ग जाएगा?
दीदी इनके क्या ये तो स्वर्ग में जाने के लिए मालिश करा रहे हैं। जब स्वर्ग का देना यहाँ विनाश होएगा, स्वर्ग ये लोग बना रहे हैं तो वो तो इनकी अंदर संस्थाएं स्थूल पूरी, जी जी, इनकी स्वर्ग संस्थाएं में पूरी जाने के चलती है स्वर्ग और सतयुग के चक्कर में। तो जो भी करते हैं वो उसी चक्कर में करते हैं, वही समझना है। तो वही चीज में तो ये करा के ये स्वर्ग में बात जाना चाहते हैं। ये बात तो आपने सही ढूंढी है कि ये तो सब काम सतयुग के लिए कर रहे हैं, तो ये हाँ इतनी सारी मालिशें करवा रहे हैं सतयुग के लिए। हाँ जी, और दीदी ये दूसरी एक बात है, सेंटरों में ये दीदी ये लोग अच्छी जो देह पाने के लिए करवा रहे हैं, शायद अच्छी देह पाने के लिए। अच्छी देह कंचन नहीं काया के दीदी, लिए बना रहे हैं। इनको बनानी है कंचन काया। इनके बाबा भी मुरली में बोलते हैं ना, इसी शरीर से कंचन काया बनना है। तो ये मालिश करवा के कंचन काया बनाना चाहते हैं। और इनका क्या है कि जी सपना जी बोलिए। मैम एक बात और भी गौर करने वाली है कि ये लोग इतनी फैसिलिटीज में रहते हैं, इनको ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, जो दादियां होती हैं, बड़े बड़े सेंटर इंचार्ज होते हैं, इतने ड्राई फ्रूट्स ये लोग खाते हैं, इतनी मसाज वगैरह हर तरह की उनके पास फैसिलिटी है। लेकिन आप देखेंगे कि जब ये 70s 80s में आ जाते हैं, हो जाते हैं, तो कई तरह की उनको बीमारियां लग जाती हैं। दादियां सारी व्हील चेयर पे आ जाती हैं, आईसीयूज में इनके चक्कर लगते रहते हैं, और फिर लास्ट में तड़प तड़प के उनके शरीर छूटते हैं, इतना ऐशो आराम के बाद भी। तो इसमें आध्यात्मिकता की ताकत, योग तपस्या की ताकत तो इसका मतलब माइनस ही है। ये सारा इतने जो ध्यान रखा जाता है इनका, सारा ये थोड़ा सा 60-70 साल तक जी लेते हैं, वरना योग तपस्या के नाम पे तो शून्य ही है, इनका कुछ भी नहीं है, बस कहने कहने को ही है। अगर योग तपस्या सपना होती तो कितने साधु सन्यासी होते हैं जो बिना बस जंगलों में बिना साधारण जीवन जीते हुए भी लंबी उम्र व्यतीत करते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और बहुत सेकंडों में शरीर त्याग कर देते हैं। या कई साधु संत तो पहले से ही बता देते हैं कि मैं फला फला डेट को इस समय पे देह त्याग करूंगा। लेकिन ये लोग आध्यात्मिकता का प्रचार करते, इतना भोग विलास का जीवन जीते हैं जिसमें सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाली तो कहीं पे दिखता नहीं है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन इतना भोग विलास वाला तो होना ही नहीं चाहिए। तो इसमें फिर सपना बहन आध्यात्मिकता तो कहीं बस। जी जी। सपना बहन सेंटरों में जो दीदियां रहती हैं वो 40 या 45 साल एज की होती हैं। उनको फिर ये क्या मालिश कराने की क्या जरूरत पड़ती है? वो कौन सी बीमार हो जाती हैं? वो भी तो खा खा के बीमारी इनके लगी हुई है। इनके 40 की एज के बाद से बीमारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बैठे बैठे खाने से सारी बीमारियां लगती हैं। ये शरीर नहीं झेल पाता है, क्योंकि सारे इनके मैम घर भरे रहे। मैं जहाँ रहती हूँ वहां की सेंटर में 2 बहनें हैं, और दोनों बहनों को थायराइड और डायबिटीज दोनों बीमारियां हैं। दोनों बहनों तो को दीदी डायबिटीज भी है और थायराइड भी है, और इतना उनका ऐशो आराम का जीवन होता है इसके बावजूद भी। और ये कहते हैं योग बनाए निरोग, योग योग करोगे तो जो 21 जून होता है योगा डे होता है, उसमें ये लोग योग कराती हैं निरोगी रहने के लिए। तो पहले खुद तो निरोगी रहे। इनके जो जनरल सेक्रेटरी निर्वैर भाई भाई थे, उनके 2-2 3-3 हार्ट के ऑपरेशन हो चुके थे। अभी मुन्नी बहन का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उनके जो मैनेजर हैं, मतलब हर एक व्यक्ति जो ऊंचे पद पे है, उनका कोई ना कोई ऑपरेशन तो होता ही होता है। तो कहाँ से इनका योग से और ये निरोगी बनने का दावा करते हैं? हाँ जी, मैं थोड़े एक शॉर्ट में अपनी बात रखना चाहता हूँ कि जो भी इनका जो दादा लेखराज था, जो स्थापक, उसी के समय से ये सब चला आ रहा है। उसको आदत थी कि हमने जो वैसे पहले बताया, उसको क्या क्या आदत थी, कितनी अय्याशियां करता था। तो वही है इनकी जो भी आने वाली दादियां है, फिर इनके जो वरिष्ठ होते हैं, वो भी यही सब सीखने वाले हैं। वो भी यही सब करते हैं, उनको भी चाहिए फुल फैसिलिटी। तो क्या होता है कि उनको लगता है कि मालिश करवाएंगे, फैसिलिटी लेंगे तो अच्छा जीवन जिएंगे, आगे जाके हमको कुछ होगा नहीं। लेकिन इनके कर्म ही इतने खराब है कि आगे जाके वो मतलब सड़ सड़ के मरते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्योंकि क्या है कि इनको बहुत सारे बीमारियां होती है। इनको आए दिन कुछ ना कुछ ऑपरेशन कराना पड़ता है, बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। वो अपने वो इनकी तो इतनी है कि वो अपने खुद के हॉस्पिटल जो बनाए उसमें भी नहीं जा सकते। उनको जाना पड़ता है अहमदाबाद हॉस्पिटल में, क्योंकि क्या है कि इनके हॉस्पिटल में दूसरे, उनको पता है कि भाई वहां पे जाएंगे तो कुछ मतलब गलत हो सकता है। हॉस्पिटल में ना झोला छाप डॉक्टर हैं।
हाँ, झोला छाप भी है, वो सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच देने वाले डॉक्टर वहाँ पे रखे हुए हैं, जिनको सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच आती है। और जो भी मतलब वहाँ के जो भी गरीब मजदूर वगैरह आते हैं, उनको बस थोड़ा बहुत कर देना, फिर उनका मतलब ऑर्गन स्मगलिंग का भी होता है, वो भी एक विषय है, वो अलग विषय है, लेकिन उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो यही है बस, इनका मतलब पहले से ही ऐसा सब चलता आ रहा है, अभी उनको ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, मतलब सब शॉर्ट में हम सब समझ जाते हैं कि पहले से लेके अब तक मतलब यही सब चल रहा है। जी इंदिरा जी, आपका सपना स्वागत है, कहिए। दीदी एक मिनट, सपना बहन, इन्होंने योगा कौन से सन में शुरू कराया था? अपने बाबा रामदेव से पहले शुरू कराया था कि बाद में? इतना आप बता सकती हैं? योगा तो ये मैम क्या था कि शुरू-शुरू में ये जो फिजिकल योग करते हैं ना, प्राणायाम वगैरह, ये इसका विरोध करते थे। ये कहते थे कि हमारा राजयोग संपूर्ण योग है, इसमें शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है, संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होता है। लेकिन जब इन्होंने देखा कि लोगों का रुझान रामदेव जो बाबा है उन्होंने सिखाया योग, लोग 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 उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं, और इनके जो भाई-बहन हैं, समर्पित भाई-बहन हैं, वो इतनी बड़ी संख्या में बीमार होने लगे। फिर उन्होंने सोचा ये तो बदल जाते हैं ना, फिर इन्होंने जैसे कार्यक्रमों में थोड़ा बहुत ये फिजिकल योगा को भी रखना शुरू किया। फिर 21 जून जब दिवस नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रयास किया, इंटरनेशनल योगा डे घोषित हो गया। फिर इन्होंने अपने योग के साथ फिजिकल योग को भी इन्होंने जोड़ दिया। पहले तो ये लोग विरोध करते थे, मान लो कोई करता भी था ना तो उसका मजाक बनाते थे, अरे इसको तो बाबा पे विश्वास नहीं है, इसको तो अपने योग पे विश्वास नहीं है, तो ना जी, दुनिया जो के योग का अनुसरण कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। जो यजुर्वेद का जो 20वां अध्याय है, उसका जो 61 मंत्र है, उसमें दिया है कि जब आप प्राणापान करते हैं, प्राणायाम, तो उससे शरीर का सौंदर्य बढ़ता है। जी इंदिरा जी बोलिए, आपको क्या कहना है? जी, आप जो बोल रहे हैं कि ये मालिश करवाते थे, हाँ, और वैसे तो दादियां भी मालिश में, करवाती हैं। हाँ, वो मालिश में वो आती ही नहीं है। जो चीज़ है मसाज है, मसाज में ये चीज़ आती नहीं है, ये कुछ और चीज़ है। और मसाज करने वाले ने खुद भी बोला है कि मेरे ऊपर क्या कहें, ये अप्र अप्राकृतिक पीड़न है। जी, हाँ, हाँ, वो हुआ है, वो समझ जाइए क्या बात है, ठीक है? और ये बॉडी का जहाँ थक जाता है आदमी, जिस जगह बॉडी थक जाता है, उसका मालिश होता है। तो ज़्यादा जो काम करते हैं, ब्रेन का काम करते हैं या बोलने का काम करते हैं, फेस का काम करते हैं, तो फेशियल मसाज करते हैं, ब्रेन मसाज, ये हेड मसाज करते हैं। जिसका पाँव थक जाता है, वो पाँव मसाज करता है। तो उस पर्टिकुलर जगह का मसाज करने का मतलब ही क्या है? उसका मतलब ये हुआ या इंदिरा जी आपकी बातों से कि वो उस जगह का ज्यादा प्रयोग करता है। हाँ, यही बात है। और इतना प्रयोग होता है कि 3 दिन में 1 बार उसका मसाज होना ज़रूरी है। हफ्ते में और 3 उसको दिन। हाँ, हाँ, 3 दिन में उसका मसाज होना ज़रूरी है, और वो फिट रखने के लिए, मतलब इनका इतना अनफिट हो गया है, वो ज़रूरी है उस चीज़ का मसाज करना। तो अकेला भाई वो नहीं था, क्या नाम था उसका? भरत भाई, वो नहीं था, 50 भाई भी मसाज करते थे। बेचारा मसाज वाले को वहीं रखे थे। तो और उसके ऊपर केस डाल के उसको भी बर्बाद कर दिया। उसका बच्चे का भी अबॉर्शन हो गया उस पीरियड में। तो क्या है, इसके आगे मैं क्या बोलूँ और? मैं इतना ही बोलना था, मतलब थोड़ा-सा बात को क्लियर करना था, मैंने क्लियर कर दिया कि ये मसाज नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मसाज ही नहीं है। कि मसाज तो हम बोलते हैं, क्योंकि हमको तो क्या है कि यहाँ पे थोड़ी भाषा की मर्यादा रखनी पड़ती है, लेकिन इन्होंने तो सब कुछ हाँ। बेच खाया, इनको तो कुछ मर्यादा तो होती नहीं, शर्म वगैरह तो कुछ होती नहीं, तो हमको थोड़ी मर्यादा में रह के बोलना पड़ता है मसाज वगैरह। बाकी हम भी जानते हैं कि इनका मसाज क्या है, उनको क्यों करना पड़ता है, वो कब कब करते हैं, वो सब पता है हमें। दीदी इन्होंने योगा दिवस का कि बाबा राम जो पूरा श्रेय न ले जाएं, जब मोदी जी ने योगा दिवस का इसका वर्ड में कर दिया दिवस पूरा, तो इन्होंने अपना बुद्धि लगाई और इन्होंने भी कि राम जो सारा श्रेय न प्राप्त कर ले, इन्होंने भी उसमें शामिल होना शुरू कर दिया। नहीं तो इनके सेंटरों में आज भी कोई दीदी या दादी कोई भी योगा नहीं करती हैं। हाँ, ये बस अपने चैनल पे योग करते हुए, खेती करते हुए
हल चलाते हुए दिखा देती है। हल चलाना एक दिन में, अब 10 मिनट चला दिया तो उससे पूरा हल चलाना नहीं हो जाता है, या उससे मेहनत करना नहीं हो जाता, फड़ुआ उठा लिया। अगर आप पूरे वर्ष चलाती हैं तब तो आपकी मेहनत मांगते हैं, आपका उसमें समर्पण मांगते हैं, तब तो माना जाए। लेकिन दिखावे के लिए चला देना और वीडियो बना देना, क्या सबके वीडियो ही बनाते हैं? सब लोग वीडियो ही बनाते हैं। झाड़ू इन्होंने कभी लगाई है स्वच्छता दिवस पे? कभी झाड़ू लगाई है निकल के इन्होंने? नहीं लगाई होगी। लेकिन आप देख लीजिएगा आगे आगे वो झाड़ू दिवस भी, जो स्वच्छता दिवस है, वो उसमें भी शामिल होंगी ये। नहीं तो आप हिस्ट्री में उठा के देख लीजिए, इनकी पहले की कोई चीजें नहीं मिलेंगी। इनका क्या है कि योगा से कुछ लेना देना नहीं, जो हमारा जो पहले से चला आ रहा है उससे कुछ लेना देना। इनका योगा होता है वो रेड लाइट पे जो डेंजर है, खतरे की निशानी है, उस पे त्राटक करना, बस यही उनका योगा होता है। बाकी जो इनको क्या रहता है कि जो इंटरनेशनल योगा डे है तब उनको क्या है कि गवर्नमेंट सबको संस्थाओं को बोलती है, तो इनको सब को वहां पे जाना होता है, फिर थोड़ा योगा वगैरह में पार्टिसिपेट करके फोटो वगैरह खिंचवाना होता है। बाकी इनका बस वो जो लेखराज का मतलब फोटो और वो जो बिंदी है रेड लाइट, उस पे उनको फोकस करना है, वही उनका योग है। बाकी उसके आगे उनको कुछ योग के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है, उनको बस वही करना है। वो इसी चक्कर में लोगों को वशीकरण करना है, ब्रेन वॉश करना है। क्या बोलते हैं उत्तम जी, आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आप तो ब्रह्म कुमार रहे हुए हैं, हाँ इनके जी। जितने भी सेंटर में है, इनके जितने भी सेंटर में है, सेंटर के हॉल से 25 मीटर या 50 मीटर की दूरी में इनका लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना हुआ है। ये बनाते हैं, उसमें आज तक पूजा नहीं हुई होगी, आरती नहीं की होगी, लेकिन जनता को लुभाने के लिए, वो मंदिर दिखाने के लिए बना हुआ है। अजय जी मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ, इनका मंदिर वगैरह कुछ नहीं होता है। इनका एक तो बड़ा सेंटर होता है जिसको ये भवन वगैरह बोलती है, और दूसरा छोटा सेंटर होता है। और क्या होता है कि कोई किसी ने अगर कोई कपल है जो जिनको ये युगल बोलते हैं, तो उन्होंने उनको अपना घर दे दिया कि यहाँ पे आप अपना इनके यहाँ जो युगल रहते हैं उन्होंने अगर उनको दे दिया कि भाई हमारा मकान है, आप यहाँ पे अपना चलाओ, तो इनको ये बोलते हैं गीता पाठशाला। तो वहां पे मतलब सिर्फ फोटो लगाया होता है। इनको क्या है कि इनके यहाँ कृष्ण का फोटो होता है। वो जो कुमार लोग मतलब जो भी आते हैं अनमेरिड, उनको कुमार बनाए रखने के लिए उनको दिया जाता है कृष्ण बनने का लक्ष्य। जो भी इनके यहाँ जो भी कपल आते हैं, इनको युगल बोलते हैं, उनको दिखाया जाता है लक्ष्मी नारायण का चित्र, जिससे क्या है कि वो पवित्रता करे। तो यही है कि मतलब इनका कुछ मतलब मंदिर वगैरह नहीं है, इनका बस गीता पाठशाला है, जहाँ पे वो जो सेंटर पे करती है वही चीजें सब उनको करनी है। तो सेंटर रहता है तो क्या है कि लोग आसानी से नजदीक आते जाते रहते हैं। बाकी इनका मंदिर जैसा तो कुछ है नहीं मेरे ध्यान में। सेंटर के साथ है ना म्यूजियम होता है, कई बार म्यूजियम जो बनाते हैं। नहीं सपना तो बहन, आप निकल के आ गए, आप निकल के आएगी, उत्तम जी भी निकल के आ रहे। जो इनका 2022 के बाद में जितने भी सेंटर बन रहे हैं उस पे मंदिर, मैं इलाका नहीं बताऊंगा, स्टेट नहीं बताऊंगा, मंदिर नहीं होगा, म्यूजियम होगा, क्योंकि म्यूजियम में भी लक्ष्मी नारायण का फोटो देते हो। नहीं बहन, मंदिर बना हुआ है। आपको मंदिर मैं बनाएंगे तो पूजा तो इनको करनी नहीं है, मंदिर बना के क्या करेंगे? वो कहाँ पे करते हैं मंदिर? वही बोल रहा हूँ कि इनके जितने भी अभी 2022 के बाद में जितने सेंटर बन रहे हैं, उस पे अपने हॉल से जहाँ पे प्रेयर करते हैं ये लोग, योगा करते हैं, उससे 25 मीटर दूरी पे इन्होंने बाकायदा मंदिर बना रखे हैं। अभी इनके जितने सेंटर में बन रहा है, एक कोने में मंदिर बनाया जा रहा है। आप इसको मैं फोटो सहित भेज सकता हूँ। हाँ जी, हो सकता है आप प्रूफ भेजना एक बार। और क्या है कि इनको तो मतलब धर्म के नाम पे धंधा चलाना है, तो वो तो कुछ भी मंदिर भी खोलेंगे या कुछ भी करेंगे, उनको तो क्या है। अब सही बोला आपने, अब बिल्कुल आप सही बोला, मैं आपके मुंह से यही कहलाना चाहता था जो आपने अब खोला। तो बस जो हिंदू है, सनातनी है, उनको टारगेट करना है, तो वो मंदिर बनाएंगे। बेचारे भोले होते हैं, उनको लगता है कि भाई यहाँ पे मंदिर है तो यहाँ पे हम जाते कुछ शांति मिलेंगी, तो इसी चक्कर में इनको मतलब बुलाते हैं, फिर वही अपना कारोबार चालू करते हैं। मंदिर बना के कुछ भी मतलब नहीं कर सकते। इनको करना तो बस वही होता है, उनका जो संस्था का टारगेट है वही करना होता है। बिल्कुल ये उत्तम जी, और इन्होंने वही चीज की है। आपको मैं बिल्कुल इसका प्रमाण दूंगा।
और बाकायदे वो मंदिर बना हुआ है, नया सेंटर बन रहा है, 2022 से इनका शुरू हुआ था और वो मंदिर भी है और इनका हॉल भी है, सब चीज़ है, मैं बिल्कुल प्रूफ़ के साथ भेजूँगा। हाँ जी, इनको तो क्या है कि पैसे कमाने हैं, मंदिर से इनको ज़्यादा चंदा मिलेगा, तो ये मंदिर तो बनाएँगे ही और मंदिर बनाएँगे तो उनको क्या है कि उनका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसके ऊपर उनको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो जहाँ पे भी इनको लगता है प्रॉफ़िट तो वहाँ पे ये लोग अपना चालू कर देते हैं कारोबार। तो ये मंदिर भी बना नहीं, सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। नहीं उत्तम जी, इन्होंने अपने शिकार खींचने के लिए, शिकार फँसाने के लिए मंदिर बनाए गए हैं। अब ये मंदिर बनवा रहे हैं हर सेंटर के अंदर में, बॉल के अंदर में जो बॉल इनकी चारों तरफ बाउंड्री खींची जा रही है, उसके अंदर बना रहे हैं और वहाँ से इनका जिसमें राजयोग करते हैं वो हॉल दूर है, वहाँ बना रहे हैं। वो हर चीज़ इनके में हाँ जी, सब है। क्या होता है कि लोग अवेयर हो रहे हैं तो लोग इनका मतलब जानते हैं, लेकिन क्या होता है कोई लोग पहली बार जाता है ना तो उनको क्या है कि थोड़ा मंदिर जैसा लगता है ना तो वो आगे जाने का सोचता है। हाँ, कि इस ये वजह से मंदिर में वो थोड़ा मार्केटिंग या फिर वो अपना संस्था का वो बताने के लिए कि आप लोग यहाँ पे आइए, हम आध्यात्मिक संस्था है। इसी चक्कर में वो मंदिर वगैरह और वो जो भी थोड़े बहुत वो स्थान बना लेते हैं, बाकी इनका अंदर तो अपना जो प्लानिंग है वही चलता है। हाँ, जैसे मंदिरों में जागरण होता है तो मंदिरों में ही होता है जो जगह होता है, लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं ये मंदिर हमने बना रखा है भगवान का, लेकिन हमारा जो जागरण और कीर्तन होता है वो अंदर हॉल में होता है। ये इनके वाक्य होते हैं। हाँ जी, श्योर, श्योर। आप थोड़ा प्रूफ वगैरह भेजना तो क्या है कि सबको दिखा देंगे कि भाई अभी इनका नया चालू हुआ है कि मंदिर के नाम पे कैसे लूट रहे हैं। अब तक तो मधुबन के नाम बिल्कुल, पे, फिर अब सेंटर के नाम पे, फिर अब मैं वृद्धाश्रम मैं के नाम पे, फिर हॉस्पिटल के नाम पे, फिर अभी तो अब इन्होंने नया चालू किया धर्म के नाम पे, तो मंदिर बना के लूट रहे हैं। अब मैं आपको स्टेट भी बता देता हूँ और जगह भी बता देता हूँ। ग्वालियर में हाईवे पे नया हाईवे एयरपोर्ट हाईवे पे इन्हों का नया सेंटर बन रहा है जिसमें लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया गया है और सेंटर बना हुआ है। आप प्रूफ के साथ देख सकते हैं जाके, ठीक है। वो शनाचर मंदिर बोलते हैं, शनिश्चर मंदिर बोलते हैं, उसी रूट पे इन्होंने बाय साइड में नया लोकेशन पूरा तैयार किया है जो 2022 से शुरू हुआ था। अब मैंने स्टेट भी बता दिया, आपको जगह भी बता दी और वहां जाके पूरा प्रूफ भी देख सकते हैं आप। जी अजय जी, 100% आपकी बात 100% सत्य है। हम भी देखेंगे, आपकी बात तो 100% सच ही है। तो अभी जो भी जिनको भी ऐसा लगता है कि मंदिर है नहीं है तो खुद जाके भी देख सकते हैं। पूरा आपको एड्रेस वगैरह भी मिल गया है तो आप खुद से भी देख सकते हैं और जो भी फोटोस रहेंगे वो भी आने बिल्कुल, वाले अब आपको दिनों में मैं जगह दिखा भी बना देंगे अगर देता हूँ। किसी को दिक्कतें मैं होंगी तो। आपको मैं हाँ, बिल्कुल बता सकता हूँ कि वहाँ बरगद का पेड़ है, बरगद से 100 मीटर पे बाएं साइड में, हाईवे के बाएं साइड में 2 नई लोकेशन बन रही है। उसमें जाके ठीक 1 किलोमीटर दूर पे बाएं साइड में ही इनके पूरे पोल पे इनके पूरे वो झंडे लगे हुए हैं और वहीं से वो सबसे पहले मंदिर दिखता है। उससे 30 मीटर की दूरी पे इनका सेंटर है, मंदिर की बाउंड्री के अंदर ही ये नया लोकेशन 2022 में शुरू हुआ था। और आपकी इनकी सेंटर की इंचार्ज का नाम भी बता सकता हूँ, मंजली दीदी और ज्योति, 2 हैं ग्वालियर में, मंजली और ज्योति। आप बताइए इससे बड़ा प्रूफ हो सकता है? हाँ जी, ये तो अभी शुरुआत है कि अभी क्या पता कि आगे जाके लोग और भी मंदिर बनाए लूटने के लिए। तो अभी हम देखेंगे थोड़ा दूसरी कहाँ जगह पे बन रहा है। ये तो मतलब कुछ भी करेंगे, मतलब मंदिर बनाएंगे, वृद्धाश्रम बनाएंगे, फिर हॉस्पिटल बनाएंगे, फिर ये वो मतलब कुछ भी बना सकते हैं अपना फायदे के लिए, संस्था को आगे बढ़ाने के लिए वो मतलब कुछ भी बना सकते हैं। क्योंकि उत्तम जी, मैं जब शनैचर मंदिर घूमने गया तो मैंने इनका वो चीज वहां से झंडा देखा और बस पे गया था तो मैंने वो सारी चीजें वहां पे देखी हैं इनकी, तभी मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ और वो ये खींच के ले नहीं जा सकते, वो वहीं पे ही बन रहा है। हाँ जी, अब अगर दूसरा कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ सकते हैं। तो लास्ट राउंड रखते हैं। सपना जी, आपको कुछ कहना है, बोलिए।
मैं थोड़ी देर के बाद कहती हूँ, आप इतने औरों से पूछ लीजिए, मैं कुछ कर रही थी। जी अजय जी, आपको लास्ट में कुछ कहना है? दीदी बिल्कुल बिल्कुल कहना है। इसमें सारी जनता को, देखने वालों को, और जो ब्रह्म कुमारी में हैं, वो सारी इनकी सच्चाइयों को देखें, सुने, परखें और इनके भ्रम से निकलें। और ये हर चीज पे दो पहलू रखते हैं, उससे बचें, नहीं तो आपके घर ऐसे ही टूटते जाएंगे, ऐसे ही बिखरते जाएंगे और बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। इससे पहले ही सनातन से जुड़ जाइए, सच्चे धर्म से, और वो सबसे बड़ा ज्ञान, और अपने माँ बाप की सेवा करना, अपने बच्चों की सेवा करना। पति को गोली मार दो, तुम उन्हीं की ही सेवा कर लो, तो सबसे बड़ा आपका स्वर्ग वहीं से ही प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ धन्यवाद। जी, तो क्या है कि हाँ कोई जी आया है मेरे घर में, बेल बज रही है, 1 मिनट में आ रही हूँ। जी, तो मैं थोड़ा कंक्लूड कर देता हूँ कि क्या है कि इनको जो संस्था है, वहाँ पे अपनी जो भी गंदी चीजें चल रही है वो छुपाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो ये लोग कुछ भी करते हैं, सामने वाले को डराते हैं, या फिर निकलना पड़े तो थोड़े दिन के लिए पैसे देके चुप भी कर देते हैं। तो ऐसे मतलब इनके यहाँ तो मतलब बहुत सी गंद मची हुई है, मतलब बहुत गलत चीजें हो रही है। तो इनको तो मतलब आध्यात्मिकता से कुछ लेना देना ही नहीं है। और इनको तो मतलब इनको तो हाई फाई लाइफस्टाइल चाहिए, इनको तो फुल फैसिलिटी चाहिए। अगर ऐसा ही है तो अपने बिजनेस करे ना, और सनातनी लोगों को और धर्म के नाम पे धंधा करने की क्या जरूरत है इनको। तो यही है बस इनका, शुरुआत से लेकर अब तक का हिस्ट्री बहुत गंदा रहा है, और अभी तक अब आने वाले टाइम में भी यही रहेगा। तो हम सबको जो है मिलके सबको अपनी बातें रखनी है और लोगों को अवेयर करना है। और जो भी ये लोग को कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते ही रहेंगे, कमेंट में आना, फिर रिपोर्ट करना, फिर स्ट्रीम पे कोई लोग आते हैं तो उनके ऊपर पर्सनल बातें करना, ये वो मतलब इनकी वही नीति है जो ब्रिटिशर्स की होती है, तोड़ो और राज करो। तो वही वो मतलब कुछ भी करेंगे युक्ति युक्त। तो फिर अपना बिजनेस लेके बैठे तो इनको कमाने के लिए मतलब नया नया तो कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। जैसे आपने बताया मंदिर वगैरह मंदिर वगैरह से लोगों को लुभा रहे और लोग उस चक्कर में जा रहे। तो मतलब कुछ भी आए दिन कुछ ना कुछ तो नया मिलता ही रहेगा। तो वही हमको सब लोगों को वो बातें बतानी है कि क्या है कि उनको भी पता चले, जो ब्रह्म कुमार है, जो ब्रह्म कुमारियां है, जो जा रहे आध्यात्मिकता के चक्कर में, तो उनकी मतलब लाइफ बर्बाद हो रही है, करियर बर्बाद हो रहा है। और इनका पूरा लाइफ के लिए ये लोग गुलाम बनाने का प्लानिंग करके रखे होते हैं। तो वही है कि धर्म को बचाना है, लोगों को कल्ट से मुक्त कराना है, और जो भी जा रहे उनका जो भी परेशानी होती है तो उनको हेल्प भी करना है। यही सब लेके हम स्ट्रीम वगैरह शुरू किए, मतलब चल रहा है। तो जो भी लोग पीड़ित है वो आगे आए, वो हमें संपर्क करे और आके अपनी बातें रखे। तो अभी क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के हिसाब से भी ग्रुप बनाने का प्लानिंग है। तो क्या है कि उस हिसाब से भी रीजनल लैंग्वेज में भी सपोर्ट मिल पाए और लोग जुड़ पाए। तो जिनको भी कुछ भी रहता है, जुड़ना होता है, पीड़ित होता है, वो अरुण जी से कांटेक्ट कर ले, तो अरुण जी जो भी है वो संभाल लेंगे। उनसे जुड़ जाए, वो हर तरीके से सबकी मदद करने के लिए सब ग्रुप वाले एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो सब लोग आगे आइए, अपनी बातें रखिए और एक दूसरे का हम सपोर्ट करके आगे बढ़ेंगे, तभी एक कल्ट के सामने लड़ पाएंगे। वरना अब तक तो कितने आए कितने चले गए, लेकिन इनका कुछ हो नहीं पाया। तो भी सब मिलके कुछ करेंगे तभी कुछ ना कुछ हो पाएगा। तो इसी आशा के साथ सब लोग जुड़े रहिए और सब लोग देखते रहिए, और अपनी जो भी एक्शन से जो भी हम कर पाते हैं वो अपने दायरे में रह के और सब साथ में मिलके करेंगे। जी अजय जी, सपना जी, आप बताना चाहिए तो बता सकते हैं कुछ। जी, जी। उत्तम जी, आपने बहुत अच्छा बोला। और है ना, जो लोग भी संस्था से जुड़ते हैं, संस्था के संपर्क में आते हैं, वो इनके वरिष्ठ भाई-बहनें, दादियाँ हैं, उनके जीवन से प्रभावित होते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना, हाथी के दाँत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। तो इनका जीवन भी ऐसा ही है,
ऊपर से ये बड़े आध्यात्मिक पवित्र नजर आते हैं, लेकिन जैसा प्रीति जी ने स्ट्रीम चलाती हैं, तो आप स्ट्रीम अगर रेगुलर सुनेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी जो अंदर के कारनामे हैं वो कितने घिनौने हैं। तो आप जब लगातार देखते रहेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप जिस संस्था से जुड़ने जा रहे हैं वो कितनी गंदी संस्था है। तो क्योंकि ऊपर से जो नजर आता है वो एक्चुअल में नहीं होता है। तो जो भी संस्था से सोच रहे हैं जुड़ने का या सोच रहे हैं कि बड़े अच्छे लोग हैं, तो उनको ये स्ट्रीम जरूर देखना चाहिए, तभी आप लोगों को इनकी वास्तविकता समझ में आएगी। क्योंकि वो जो आशा राम है, राम रहीम है, वो तो एक ही लोग थे, लेकिन इस संस्था में इस तरह के लोग भरे पड़े हैं। तो कहते हैं ना कि धोखा, अगर कोई अच्छा होने का दिखावा करके और फिर किसी को धोखा देता है तो वो सबसे बड़ा धोखा है। तो ये लोग ऐसे सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं लोगों को, ठगने का, क्योंकि अच्छा होने का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं और लोगों को ठगते हैं। तो ऐसी संस्था ये सबसे डेंजरस कल्ट में आती हैं, इस तरह की संस्थाएं जो लोगों को स्वर्ग का लालच देती हैं और विनाश का डर दिखा करके और लोगों का सब कुछ छीन लेती हैं। तो ऐसे कल्ट से हमें बचना चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए, क्योंकि एक तो सनातन धर्म का अपमान कर रही हैं और दूसरा लोगों के घर परिवार को तोड़ने का भी काम कर रही हैं, लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का काम कर रही हैं। तो ऐसे संस्था का जितना चाहे एक बल्कि मैं तो सोचती थी कि जो भी एक्स बीके हैं, जो भी इससे पीड़ित हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से, वो लोग अपना एक ग्रुप बना के जगह-जगह अगर लोकल लेवल पे रैलियाँ निकालें या प्रोग्राम्स करें, नाटक वगैरह करें कि किस तरह से घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं, तो इससे भी लोगों में एक अवेयरनेस आएगी। और अगर ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया तक ये बात, अगर मैसेज हमारा पहुंच सका और टीवी चैनल्स में आ गया, तो ये बहुत बड़ी एक जीत होगी हम लोगों की, कि हम समाज को ऐसे एक डेंजरस कल्ट से मुक्त करा पाएंगे। जी, मैं थोड़ा एक बात बोलना चाहता हूँ। आध्यात्मिक, हाँ जी, उनको ले लीजिए, नहीं जो है उनको। हाँ, लक्ष्मी जी आपका स्वागत है, बोलिए। आप म्यूट हो, अपना अनम्यूट करो माइक, फिर बोलो जी। राम राम दीदी और सभी को राम राम। राम राम, बोलिए। आप सभी को हैप्पी दीपावली। दीदी आपको स्पेशली। आपको भी शुभ दीपावली, बोलिए। धन्यवाद। मैं बहुत काफी लेट जुड़ी हूँ स्ट्रीम में, बट उत्तम भाई जी को सुन रही थी। वो XB के हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि रामायण का एक हमारा श्लोक है और एक बहुत प्रचलित है, कहा कि घर का भेदी लंका ढाए, है ना। तो जो भी जितने अंदर हैं, जो जितना जानते हैं, वो खुलकर बाहर आएंगे। तो जैसे रावण की लंका ढही थी विभीषण द्वारा, वैसे इनका भी सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है, आगे रहना है। जी, एक छोटा मालिश वाला जिसकी की इनकम जो है बेचारा मालिश करता है 50 से 60 ब्रह्म कुमारों की, उसकी जो है आय उन पर निर्भर है। वो बेचारा इतना छोटा है पावर में कि वो इतने सारे लोगों से अपना यौन उत्पीड़न का उसने लिखा लेटर बीके करुणा भाई को, इतना सब हंगामा हुआ। और ये भरत जो चीफ इंजीनियर है बीके का, ये इतने सारे इसने भवन निर्माण करवाए और उन भवनों में अपने ही लोगों को रखा, अपने कमरे अलग बनवा लिए और अपने जो है प्राइवेट पार्ट्स की मसाज करवाता है। तो ये आपका जो धन है वो कहाँ जा रहा है? इनकी मसाजों में जा रहा है। इनको मसाज की क्या जरूरत है? ये इतनी हफ्ते में 3-3 बार मसाज करवाता है, ऐसा ये कौन सा श्रम कर रहा है? और इसके प्राइवेट पार्ट से कौन सा श्रम कर रहा है कि इसको वहां की जगह की इतनी ज्यादा मसाज की जरूरत है? ये बताइए। आप लोग इनको इतनी पैसा देते हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे, ये इसमें आपका पैसा खर्च हो रहा है। बहुत गलत तरीके से मसाज तो हम इतना जॉब करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, हम नहीं करवाते, हम सोच भी नहीं सकते मसाज के बारे में। हमें वाया कॉस्ट भी बहुत वो लगता है कि अरे बाप रे, कौन अभी वेस्ट करेगा, इतना टाइम नहीं है और इतना पैसा जाएगा मसाज में। और ये हम भगवान के नाम पर पैसा दे रहे हैं, तो उनसे बेहतर तो मंदिर की दान पेटियां अच्छी हैं।
जो वहां पे वो तो नहीं होता ना, डिमांड नहीं होती कि इतना डालना है, दान पेटी रख दी, अपने हिसाब से डालो। यहाँ तो लक्ष्मी जी, मैंडेटरी मांगते हैं। आज का जो ये था, ये पार्ट 2 है कल वाले से। जो मालिश वाला है उसने यौन शोषण का आरोप लगाया है, उसकी चिट्ठियां मैंने पढ़ी हैं कि कैसे ये बीके भरत भाई, और उसका वीडियो है मेरे पास, लेकिन मैं अपने चैनल पे चला नहीं सकती हूँ। लेकिन उसका जो मैंने एक क्लिपिंग दिखाई थी कल वाले में, और आज मैंने उसकी चिट्ठी पढ़ी है, और अखबार की न्यूज कटिंग्स इस चीफ इंजीनियर बीके भरत भाई की पढ़ी है। और मैनेजमेंट कमेटी ने जो 20 पॉइंट उठाए हैं भरत भाई के खिलाफ, कि वन विभाग का भी उसके ऊपर मामला चल रहा है, घूसखोर है, और इतने सारे ब्रह्म कुमार भाई जो हैं 50 से 60 मालिश करवाते हैं, ये मालिश वाले की चिट्ठी से हमें पता चला है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले शुरू में शेयर की थी। तो मैं इस स्ट्रीम को अभी जो है क्लोज करती हूँ। अजय जी, आपको कुछ बोलना है या किसी और को कुछ दीदी? बिल्कुल दीदी, मैंने बोलना है कि मैं जनता से रिक्वेस्ट करूंगा, और फैमिलियों से और परिवारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ब्रह्म कुमारी से बचें। आपके बगल में जो भी ब्रह्म कुमारी हैं, जो लेडीज हैं या जेंट्स हैं, वो ऐसे ही बहला फुसला के ले जाते हैं। अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो आप 2 कार्रवाई करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बेशक जाइए, लेकिन एक मेरी राय जरूर दीजिए। आप 10 रुपए का स्टैम्प पेपर लीजिए और 7 दिन का कोर्स करने से पहले उस स्टैम्प पेपर पे लिखवाइए कि दीदी मेरा घर परिवार तो नहीं टूटेगा, और इस पे आप साइन करके दीजिए। अगर घर परिवार मेरा टूटा तो इसकी जिम्मेदार आप होंगी, आपकी संस्था होगी, तो ये कभी भी आपको नहीं लेंगी, आप इससे बच जाएंगी। प्लीज इसको 100% कर दीजिए। पूरी नहीं है। मैं अजय जी से जो है वो बड़े मासूम हैं, और उन्होंने बड़ी मासूम सी बात कही है, वो इनकी मक्कारी के लेवल को नहीं जानते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, उदाहरण के तौर पे मैं आपको नर पिशाचों का बारे में बताती हूँ जो इस्लाम में है। वो उनकी किताब में लिखा है कि जो गिल्टी हैं उन सबको मारो जान से। अब उनकी जो गिल्टी की डेफिनेशन है वही उन्होंने चेंज कर दिया है। गिल्टी वो है जो अल्लाह और मोहम्मद को न माने, वो गिल्टी है। और फिर लिख दिया है कि गिल्टी को जान से खत्म कर दो। अब अगर कहीं पर भी वो दिखाते हैं कि देखो हम तो गिल्टी को मार रहे हैं, लेकिन आपने डेफिनेशन गिल्टी की तो बदल दी। तो इसीलिए जो मासूम से अजय जी हैं, जो ये कह रहे हैं कि आप उनसे पहले लिखवा लो, ये सब बकवास बातें हैं। उनकी डेफिनेशन परिवार की ही अलग है, तो वो उनकी डेफिनेशन पर डिपेंड करता है कि वो किस चीज को परिवार समझ रहे हैं, और बाद में वो कैसे आपकी जो भावनाएं हैं उनको ट्विस्ट कर देंगे और क्या करवा लेंगे। इसलिए कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप उनसे सारी डेफिनेशंस ना लिखवाएं कि परिवार क्या है, ये क्या है, वो क्या है। आप ये बात नहीं कह सकते, तो लिहाजा दूर रहिए नेगेटिव लोगों से, यही मैं कहूंगी। तो मैं स्ट्रीम को अब एंड करती हूँ। आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूँ जो आए, अपना अमूल्य समय दिया और यहाँ पर आके अपने विचार रखे। और जो नीचे ऑडियंस है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने आज जो है मालिश वाले की चिट्ठियां सुनी, देखी, और जो अखबार की कटिंग्स हैं वो देखे। अब आप सब लोग एजुकेटेड हैं, आपके पास इनफ प्रमाण है, आप अपने आप दिमाग लगा सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसी के साथ जो है वो मैं आज का ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ। सोचा था 1 घंटे का करूंगी, 1 घंटा 45 मिनट हो गया। तो आप सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, अपने घर के 10 घरों में जागृति फैलाइए, मंदिरों में जाके बताइए कि ये इस्लामी है। अपनी तरफ का धर्म और कर्तव्य पूरा करिए। जय श्री राम।